नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में यानी सोशियोलॉजी के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। ऐसे ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर, ठीक है, चाहे आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी कल लगा हुआ है। इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। समाज शास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या होता है? आपको पढ़ना होता है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में जो सामाजिक मतलब विकास के जो मुद्दे हैं और जो सामाजिक समस्याएं हैं उन्हीं के बारे में हमको जानना है। इस जो है चैप्टर से या इस टॉपिक से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण 8 इकाइयां हैं, उन 8 इकाइयों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का तो ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। बाकी जिनका भी लिखित होता है, जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, और राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है। उन दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने उनको भी देखा होगा, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लिए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्नोत्तरियों के बारे में चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 4 समाजशास्त्र 2025 और 26-27 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपके समक्ष रखते हैं, फिर अभी लघु उत्तरीय आएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय भी चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना आपको। पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का है। प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की कोई 2 विशेषताएं बताइए। श्वेत वसन अपराध, श्वेत माने होता है सफेद, वसन माने होता है वस्त्र। सफेद कपड़े में जब कोई बड़ा अपराध किया था, सफेद कपड़े में अपराधी कौन करता है? जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, खास करके ऐसे व्यक्ति जो बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, जो एक प्रकार से अपराध करते तो हैं, सब लोग जानते भी हैं कि ये अपराध कर रहा है, लेकिन उसको खिलाफ कोई एक प्रकार से क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई उसके खिलाफ गवाही देने वाला नहीं है, या फिर एक प्रकार से कह सके तो वह जो है अपराध तो करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। आप देखते भी होंगे अपने आसपास कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपराध करते नहीं बल्कि करवाते हैं, तो ऐसे अपराधी सफेद पोश अपराधी कहे जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार वगैरह में जो अपराध करते हैं, ठीक है, अपने लाभ के लिए। पहली बात, श्वेत वसन अपराध उच्च आर्थिक यानी जिसके पास खूब पैसा रुपया होगा, उच्च आर्थिक और सामाजिक वर्ग यानी खूब ज्यादा जो बड़े पद पर होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखेंगे, श्वेत वसन अपराध आर्थिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है, यानी कि ये धन कमाने के लिए और से और ज्यादा धन, फिर और ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इनका उद्देश्य अधिकाधिक धन कमा करके ऐश्वर्य के समाधान जुटाने के लिए होता है। और ये जैसे मान लेते अगर इनके पास कुछ धन आ गया तो उसको और बनाने के चक्कर में वो और हद तक गिर भी जाते हैं, बहुत हद तक भ्रष्टाचार करते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजों को करके अपने पेट को या अपनी झोली को भरना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो ये होता है श्वेत वसन अपराध, ठीक है। अगला, बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी, बड़े सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति जब ऐसे अपराध करते हैं, उनके खिलाफ कोई वो नहीं होता है, ठीक है, प्रूफ नहीं होता, बचता है, और ना ही एक प्रकार से वो खुद अपराध करते हैं, वो दूसरों से करवाते हैं अपराध, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मादक द्रव्यों के सेवन के 2 कुप्रभाव लिखिए। वैसे कई कुप्रभाव हैं लेकिन 2 पूछा गया, लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मादक द्रव्य क्या, जैसे कि बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम, ठीक है, हीरोइन, ये सब जो आपको उत्तेजना देने के साथ साथ आपको मादकता प्रदान करते हैं। आपको लगता है दारू शराब जो आप पीते हैं वो सब एक प्रकार से मादक द्रव्य सेवन होता है, मादक द्रव्य व्यसन होता है। तो ये बेटा क्या करता है, सबसे पहली कुप्रभाव इसका यह है कि मादक द्रव्यों के सेवन से क्या होता है, व्यक्ति जो है गरीबी और बेकारी के दुष्चक्र में फंस जाता है। अगर आप देखें, आपके घर में खाने के लिए मान लेते हैं रोटी नहीं है, तो आप रोटी पहले नहीं खरीदोगे, पहले आप दारू पियोगे बैठ करके, पहले आप गांजा फूकोगे, ठीक है, अगर आपकी लत लग गई तो वही चीज होती। जब आप ऐसा करेंगे तो आप गरीब होंगे, पैसा सब उसमें खर्च कर देंगे, नशेखोरी में, तो गरीबी फैलेगी तो बेकारी ही फैलेगी, मतलब बेकारी होगी, गरीबी होगी, ठीक है। आप नशे में रहेंगे, कोई काम नहीं करना चाहेंगे, नौकरी लगी भी है तो उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी बात, लंबे समय तक इनके सेवन से मादक द्रव्यों के क्या होता है, कार्य क्षमता गिरती रहती है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, कब गिर जाएंगे कुछ पता आपका नहीं होगा, साइकिल कब चला रहे होंगे
कब गिर पड़ेंगे कोई जरूरत मतलब इसका आपका वो नहीं होगा पता कि कब गिर जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्ट आचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए, जो व्यक्ति प्रकार से अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने निर्धारित कर्तव्य को की जानबूझ करके उपेक्षा करता ही है, यानी जिस पद पर वह है उस पद का एक प्रकार से उस पद पर रहते हुए जो काम उसको करना है वह काम ना करके वो दूसरा काम कर रहा है, चूंकि उस काम को ना करने के उसको पैसे मिले हैं, और जो उसके पद का काम है वो काम को ना करने के पैसे मिले हैं, और जो काम उसको वो कर रहा है उसको पैसे अलग से मिलते हैं कि भाई आप ये काम करोगे तो हम आपको इतना पैसे देंगे, ठीक है, और आपको जो वास्तविक काम है उससे आप हट जाओ। ये चीजें होती हैं। कहने का मतलब यह है कि मादक द्रव्य मतलब कि ये क्या नाम है, भ्रष्टाचार जो होता है, किसी आप बड़े पद पर हैं, अधिकारी है कोई, आपको कोई काम करना है समाज के दृष्टि से और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो एक प्रकार से काम जो आपको दिया गया है उस काम से आप मुकर रहे हैं, वो काम आप नहीं कर रहे हैं जो आपको काम करना चाहिए। आपको किसी ने टेबल के नीचे से पैसा दे दिया तो आप उसका काम पहले सुन रहे हैं और अपने पद का अपनी गरिमा को भूल करके अपना दायित्व या अपना जो कर्तव्य है आपकी जो भूमिका है उस पद पर रहते हुए उस भूमिका का निर्वहन आप नहीं करते हैं, आप दूसरा कोई काम कर देते हैं जो पैसा देता है, तो भ्रष्टाचार होता है। इलिट और मैरियल ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन, भ्रष्ट आचार उन्मूलन हेतु 3 सुझाव दीजिए, यानी इसको खत्म कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहला सुझाव इसका क्या है, लोगों के चरित्र को सुधारा जाए, सबसे पहली बात है, उनका कैरेक्टर बढ़िया किया जाए। दूसरी बात, नैतिक सद्गुणों का विकास उनके अंदर किया जाए, उनको मोरलिटी सिखाई जाए कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको किसी प्रकार का डर दिया जाए, चाहे भगवान का या फिर किसी धर्म का, ठीक है, तथा व्यवहारिक आदर्शों को विकसित किया जाए ताकि वह एक प्रकार से सभी के साथ तालमेल बैठा करके चले और एक तटस्थ भाव से किसी मुद्दे पर निर्णय ले और जो उसका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करे। अगला क्वेश्चन, साइबर या कंप्यूटर अपराध के 4 स्वरूप लिखिए। साइबर अपराध या कंप्यूटर अपराध जो होता है ये एक प्रकार से जब मोबाइल में से आपका जीमेल कोई हैक कर लिया, आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम कोई हैक कर ले, आपका यूट्यूब चैनल कोई लेकर के चला जाए, ठीक है, आपका एक प्रकार से कोई पासवर्ड चुरा ले, इस तरीके के तमाम प्रकार के आए दिनों आप देखते हैं। आपका जो है आपका गूगल पे फोन पे हैक करके आप उसमें कुछ कर ले, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि आपका बैंक खाली कर दे, आपको तमाम प्रकार के लिंक भेजते हैं लोग कि इस लिंक पे टच करो, ये करो, दुनिया भर का टीम टाइम बताते हैं, वो लोग फ्रॉड कर देते हैं आपके साथ और आप ऐसे देखते देखते आपका पैसा खत्म हो जाता है आपके बैंक से, आपको पता भी नहीं चलता। तो कभी भी कोई आपको कोई लिंक भेजे तो उस पर टच ना करें, जो आप जानते हो जिसको उसी की लिंक को टच करें। अब जैसे ये मत सोचना कि मैं लिंक भेज रहा हूं तो आप मेरे लिंक पर ही टच नहीं करेंगे, तो यूट्यूब की लिंक उस पर लिखा रहता है यूट्यूब वीडियो, तो आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है, तो यूट्यूब पर आपको ले जाएगा। लेकिन बिना सींग पैर के जो लिंक आती है, बिना वेबसाइट, बिना मतलब के 2-3-4 लिंक आ जाए और कहा जाए सेट कीजिए, आपको जान पहचान नहीं है, तो आप उसको एक प्रकार से ना ही टच करें तो बेटर होगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेजता है तो व्हाट्सएप कितना होशियार होता है कि वह लिंक आप ओपन नहीं कर सकते, बिना आप उसका नंबर जब तक सेव नहीं करेंगे लिंक ओपन नहीं होता है। ये एक प्रकार से इसीलिए किया था ताकि कोई आपको बरगला करके आपकी फोन को हैक ना कर ले, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका, साइबर या कंप्यूटर अपराध के 4 स्वरूप लिखिए। सबसे पहला क्या होता है, कंप्यूटर फ्रॉड, दूसरा होता है चोरी के रूप में कंप्यूटर फ्रॉड किया जाता है, तीसरा धोखाधड़ी से संबंधित अपराध, और चौथा कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर में मेलवेयर तमाम प्रकार के वायरस भेज करके आपके कंप्यूटर को एक प्रकार से ब्लास्ट कर देना है, कंप्यूटर का सिस्टम पूरा हैक कर लेना, ये एक प्रकार से साइबर अपराधी लोग करते हैं। तो साइबर अपराधी मतलब कंप्यूटर और मोबाइल फोन से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उन्हीं को साइबर अपराध कहा जाता है, आपने समझा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर फ्रॉड से क्या तात्पर्य है। देखिए कंप्यूटर फ्रॉड से तात्पर्य होता है कंप्यूटर के द्वारा धन या संपत्ति की चोरी कर लेना। आपके कंप्यूटर या धन में संपत्ति में जो कंप्यूटर में आपके है कंप्यूटर के द्वारा है उसको आपको मतलब कि उसकी चोरी करना ही कंप्यूटर फ्रॉड होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हैकर क्या है। हैकिंग का अर्थ होता है बिना अनुमति के कंप्यूटर पद्धतियों में प्रवेश करना, ठीक है, जो ऐसा करता है उसे कंप्यूटर हैकर माना जाता है। जैसे बिना बताए अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट हैक कर लेता है, आपका आईडी पासवर्ड ले लेता है बिना मतलब की चोरी करके, तो वो एक प्रकार से साइबर अपराध ही हुआ। अगला क्वेश्चन आ चुका, आपका फेसबुक कोई हैक कर ले, आपका व्हाट्सएप कोई दूसरा चला रहा है, तो वो सब साइबर अपराधी ही है, ठीक है। टाइम बॉम्ब क्या है, टाइम बॉम्ब क्या है बताएं भाई। देखिए टाइम बॉम्ब जो होता है कंप्यूटर कोड होता है जिसमें डाटा को मिटा देने के निर्देश दिए होते हैं और वो आपके कंप्यूटर में भेज करके आपके डाटा को कंप्यूटर के मिटा दिया जाता है। क्लियर, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे।
तो ये महज एक जानकारी के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है, और इसका बस केवल पढ़ने के लिए उद्देश्य करें कि ये सब क्या है, बस बाकी इसका कोई मतलब मत रखिएगा अपने जीवन में। बस ये जाने रहिए ताकि आप जो है इन फ्रॉड चीजों से बच सके, ठीक है, अपना जीवन अच्छे तरीके से कर सके, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे कि भांग हो गया, चरस है, अफीम है, कोकीन है, माजूम है, ये सारे जो है एक प्रकार से प्रोडक्ट जो है ये मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत आते हैं, जो आपको नशा एक प्रकार से देते हैं और आपको लगता है कि आप स्वर्ग में उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन, मद्यपान के उत्तरदायी 4 कारणों को लिखिए। मद्यपान, मद्यपान यानी शराब पीना, ठीक है। संगति का प्रभाव, कहते हैं कि पीले पीले वो मेरे जानी, पीले पीले वो मेरे राजा, तो ये साथी लोग ही आपको पीले पीले करके पिला देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशा शराब में है, बोतल निर्जीव होता है इसीलिए वो नाचती नहीं है। अब गाना बना दिया कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ठीक है। नशे में यहाँ कौन नहीं है जरा मुझे बताओ जरा, फलाने उसे तमाम उदाहरण देता है गाने में, अगर गाने को अगर सही से सुनेंगे तो उसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, ठीक है। तो बताता है कि भाई नशे में किसी को दौलत का नशा है, किसी को मासूका का नशा है, किसी को एक प्रकार से अपने पुत्रों का नशा है, किसी को अपने पिताजी का नशा है, इस तरीके से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज का नशा है, ठीक है। इसीलिए एक प्रकार से अगर शराब में ही केवल नशा है तो शराब हम छोड़ दें, ऐसा उस पर एक शराबी गाता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ठीक है। बोतल इसलिए नहीं नाचती है, इसका उत्तर यह है कि बोतल एक निर्जीव चीज है और उसमें शराब रखी तो क्यों नाचेगी वो। जब सजीव से एक प्रकार से उसकी क्रिया होती है शराब की, तो व्यक्ति सजीव जो होता है वो नाचता है, ठीक है। आपने शादी ब्याह में देखा होगा डीजे पर कमर मटकाते हुए तमाम प्रकार के ऐसे चाचाओं को और ऐसे तमाम प्रकार के वृद्धों को, तमाम प्रकार के युवाओं को, वो डीजे पर पहुंचते ही एक प्रकार से दारू पी लेते हैं। उनका आता पता नहीं होता कि हमारा स्टेप ऐसा जा रहा है कि वैसे किसको हाथ लग रहा है, किसको पैर लग रहा है, कहाँ पर गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ उनको आता पता नहीं होता। नशा शराब में होती है, लेकिन हाँ जब वो सजीव में जाती है तब वो एक प्रकार से उस सजीव व्यक्ति को नचाती है, अगर निर्जीव बोतल में रखी है तब तक वो निष्क्रिय होती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से एक सांप को पिंजड़े में बंद कर देने से या एक बाघ को पिंजड़े में बंद कर देने से उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, उसी प्रकार से शराब को बोतल में बंद कर देने से उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये मत लिख देना कि भाई शुक्ला सर के अनुसार, ठीक है, ये सब मत लिख देना कि गुरुजी ऐसा बताया था, आप जान लीजिए इन चीजों को और बना चक करके अपना लिख सकते हैं। तो मद्यपान के उत्तरदायी 4 कारण क्या है भैया? संगति का प्रभाव, मैंने आपको बताया। दोस्त तो यार खूब कहेंगे चलो पी लेते हैं, बियर तो है, क्या है, फल का जूस होता है, अंगूर का बनता है, महुआ का बनता है, इसका बनता है, फलाना ढमाका कुछ बताएंगे, मत पीजिएगा, आदत लग जाएगी, बर्बाद हो जाओगे बेटा, ठीक है। दूसरी बात, निराशापूर्ण जीवन, मद्यपान दारू क्यों पीता है लोग? निराश हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जब किसी, अच्छा ये निराश होने पर दारू पीने का ये एक प्रकार से ये चीज कौन बताता है? बॉलीवुड। जो जितने भी पिक्चर आप देखते हैं, पिक्चर में क्या होता है मूवी में, जैसे हीरो का अगर कुछ हुआ, हीरो के जो है घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुई या कोई उधार है वो चुका नहीं पा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया हीरोइन ने, या हीरोइन किसी दूसरे से बात कर रही, तो वो क्या करेगा? आएगा अपने 2 दोस्तों को बैठाएगा, साउथ की मूवी में भी खूब देखते होंगे, बोतल निकालेगा, ठीक है, और पटकेगा उसको, फोड़ेगा, खूब पी करके जाएगा, और पीने के बाद में अपनी जितनी भी भड़ास होगी अंदर की वो सब निकाल देगा किसी दूसरे पर जाकर के, अपने दोस्तों पर, किसी पर, ठीक है। ये एक प्रकार से दिखाया जाता है। तो क्या निराशा का एक ही उपकरण है कि दारू पी लिया जाए? बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उसके और भी तमाम समाधान होते हैं। तो निराशापूर्ण जीवन में व्यक्ति एक प्रकार से ये मापदंड बना ही दिया गया है कि व्यक्ति एक प्रकार दारू पीने से उसकी जितनी भी टेंशन है वो दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरी बात, निर्धनता। निर्धनता की वजह से कुछ लोग गरीब हैं, उनसे लोग जो रोज तगादा पे आते हैं तो अपना जो है वो गरीबी वाला टेंशन को भूलने के लिए दारू पी लेते हैं, चलो पी लिया, ठीक है। और गरीब लोग कौन सी दारू पीते हैं? कच्ची दारू पीते हैं। चलता है कौन सी दारू? नगीना, ठीक है, बंटी बबली। ये मैं, अच्छा आपको पता होगा गुरुजी कैसे इतना जानते हैं? गुरुजी इसलिए सब जानते हैं क्योंकि गुरुजी के जैसे चौराहा पे कभी निकलो तो उस पे जो ढक्कन होता है उसका क्या नाम है, ऐसे आता जैसे फ्रूटी जैसा होता है ऐसे बोतल में, वो सब तमाम पड़े रहते हैं इधर उधर, तो वो सब ऑटोमेटिक तमाम सारे लोग जब पीते खाते तो देख लो तो उस पर डब्बे पे लिखा है बंटी बबली, नगीना, ऐसे तमाम प्रकार के, कच्ची महुआ जिसको कहते हैं, महुआ तो एक मेरे खेत के पास था, बनाता था, ठीक है, दारू। तो उस तरीके के तो निर्धन लोग वही सब दारू पीते एकदम से देसी वाली, जो गंधाती एकदम से दूर से ही, ठीक है। और जब पी करके आते हैं तो गरियाते हैं, रास्ता भर सबको गरियाते आएंगे, 2-3 लोग उस पर मारे भी 2-3 झापड़ उसको, गरियाता रहेगा। चौथी बात, नैतिक मूल्यों
में ह्रास यानी कमी आती है। ठीक है, तो मद्यपान के लिए एक प्रकार से पीने से क्या होता है, नैतिक मूल्य यानी आपको क्या सही है क्या गलत है कुछ का आता पता नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मद्यपान के दुष्परिणाम लिखिए। देखिए मद्यपान से क्या होता है, मद्यपान से क्या होता है, व्यक्तिगत विघटन होता है, आपका एक प्रकार से जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है उसका आता पता नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है आपके जीवन में। पारिवारिक विघटन होता है, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार में मारपीट होती है, रोज रोज झगड़ा लड़ाई आपकी होगी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता सबसे, भाइयों से। और इसके अलावा सामाजिक विघटन, आपका सामाज एक प्रकार से एकदम से आपको अलग कर देता है, समाज में आप अगर बैठेंगे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको लोग एक प्रकार से हीन भावना से देखेंगे, तो ऐसा होता है भारतीय समाज में प्रायः। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। आत्महत्या की परिभाषा को देते हुए रूथ कैवन ने कहा, यह आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला को समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया होती है। किसने कहा, रूथ कैवन ने कहा क्या, कि आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला समाप्त करने हेतु, यानी अपनी इच्छा से जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला को यानी अपने शरीर को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से उद्धवत होता है, मृत्यु के द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थ होता है कि भाई मैं अब नहीं रह सकता इस समाज में, और खुद ही एक प्रकार से प्राणघाती हमला अपने ऊपर करता है। ठीक है, तो आत्महत्या होता है। आत्महत्या क्यों लोग करते हैं इसको लेकर के दुर्खीम ने एक सिद्धांत दिया है आत्महत्या का सिद्धांत, उसको आगे चल करके हमको समझना भी है। एक बात यहाँ पर और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, आप क्या एसएमएस करना है, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। जैसे ही आप भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए पूरी व्यवस्था करी गई किसकी भाई, पीडीएफ नोट्स की। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपके मॉडल पेपर की जो यूट्यूब पर वीडियोस होती है उन सभी के मॉडल पेपर और नोट्स वगैरह इसमें आपके, जैसे आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी हैं और लिखित वालों के लिए भी हैं। ठीक है, दोनों टाइप के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, जैसे भी आपकी परीक्षा होगी सभी के लिए। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से बताएंगे तुरंत आपके पास उसी हिसाब से मैं सेंड कर दूंगा। तो ये आपका 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। 3-4 सब्जेक्ट जो आपके भी होंगे, 3-4 सब्जेक्ट, उन सभी के आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास वाला ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हमको 5th सेमेस्टर में जुड़ना है अभी से, तो 5th सेमेस्टर ग्रुप बन चुका, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। 5th सेमेस्टर के लिए भी यही फीस है 100 रुपए। इसी फीस में आपको एक प्रकार से लगभग में आपका 6 महीने तक आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, 6 से 7 महीने आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट के, बेसिकली 5th सेमेस्टर में आपके 2 ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, मेजर का एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, वहां पर छोड़ना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट मेन होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट के वहां पर 2 पेपर होंगे, यानी कुल मिलाकर के 5 पेपर तब होंगे। एक को करिकुलर होगा जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है। को करिकुलर में क्या पढ़ना है आपको, वहां पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और जो है विश्लेषण क्षमता यानी कि रीजनिंग के बारे में आपको जानना है, वो सब आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि हम 4th सेमेस्टर में है, गुरुजी भी 4th सेमेस्टर का हमको करवा दीजिए और 5th में भी हमको जोड़ दीजिए, तो क्या अगर हम दोनों का एक साथ लेंगे तो हमारे लिए कुछ छूट रखी गई है? तो हाँ, बिल्कुल छूट रखी गई है। आपके लिए 50 रुपए की छूट है, 150 रुपए में आपका 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों का कोर्स मिल जाएगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए। आप राम मनोहर लोहिया से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, आप जो है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से हैं, आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, ये सब लिखित वाले पेपर हैं। इसके अलावा डीडीयू से हैं आप, ऑब्जेक्टिव वाला शुरू हो जा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आप उसके क्या नाम है, एमजे प्यारे बरेली से हैं, मासा कुंभरी से हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड से हैं, या फिर आपका क्या नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, आप प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, लिखित का पेपर होता है रज्जू भैया में। ठीक है, सभी के लिए लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ कपिल वस्तु होगा, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सबके ऑब्जेक्टिव हो रहे, तो ऑब्जेक्टिव लिखित सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी 5th सेमेस्टर की भी और 4th सेमेस्टर की भी 150 रुपए में, और एक सेमेस्टर अगर केवल 4th का लेंगे तो 100 रुपए, केवल 5th का लेंगे तो भी 100 रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तुरंत एसएमएस कीजिए। सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। ठीक है, सीरीज खरीदेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं खरीदेंगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, देखिए सरल शब्दों में अगर समझे तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, वस्तुतः राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और इनके प्रबंधन का प्रवाह है,
जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के दृष्टिकोण से अधिक उदार बनाने से होता है, जिससे हमारे व्यापार का विस्तार और विश्व के अधिकांश देशों में हो जाए हमारा व्यापार जो है, ठीक है। हम अब किसी भी चीज को खरीद सके, बेच सके, इस तरीके से हमारा सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो वैश्वीकरण मतलब होता है पूरा विश्व एक गांव बन जाए जिसके द्वारा कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार मुक्त होकर के कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, लिखिए। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने वैश्वीकरण की तीव्रता को प्रदान करने में काफी मदद मिली इससे। भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, जापान आदि की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। आज अधिकांश आधारभूत परियोजनाओं में विश्व की मशहूर कंपनियां भारतीय भागीदारों के साथ सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। हाल ही में संसद के द्वारा बीमा क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित विधेयक को पास कर देने के बाद विश्व के कई देश भारत के बाजार में अपनी भूमिका की तलाश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक में बिजली उत्पादन के लिए जब कोटेन ट्रिक्स ने परियोजना से हाथ वापस खींचने की बात की तो सरकार ने काउंटर गारंटी देकर के मनाने की कोशिश भी करी, जिससे विदेशी पूंजी निवेशकों में यहाँ के निवेश माहौल का कोई गलत संदेश न पहुंचे, ठीक है। आज एशिया में चीन के बाद विश्व के जितने भी पूंजी निवेशक देश हैं वो सब भारत में एक प्रकार से उद्यम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है और भारत में आकर के वो अपना एक प्रकार से पीठ स्थापित करना चाहते हैं दुनिया के सारे देश, ठीक है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं एप्पल कंपनी की अभी हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है। एप्पल कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ अभी एप्पल कंपनी में क्या हुआ बेटा, एप्पल कंपनी में एक प्रकार से बोला गया कि एप्पल कंपनी कोई फोन बना रही भारत में, ठीक है, भारत में स्थापित होकर के। अमेरिका ने कहा जब ये चीन और पाकिस्तान का धुरा था तो उसको लेकर कुछ मना किया होगा, लेकिन अमेरिका की बातों को नहीं सुना गया। फिर उस समय एप्पल कंपनी ने कहा नहीं भाई देखो भारत बहुत बड़ी मार्केट है, और वास्तव में भारत बहुत बड़ी मार्केट है। इसको कोई कंपनी अगर चाहे कि हम भारत में एक प्रकार से प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो उसका बहुत बड़ा घाटा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक प्रकार से उसका घाटा हो जाता है जो यहाँ पर कंपनी स्थापित नहीं करना चाहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, प्रोफेसर रोस्टो का विकास मॉडल क्या है, समझाइए। देखिए, प्रोफेसर रोस्टो ने अपने विकास प्रारूप में विकास को 5 स्तरों में बांटा है या वर्णन किया है। इनका कहना है कि कोई भी परंपरागत समाज निम्न स्तरों से होकर के गुजरता है। विकास के स्तर को तभी वो प्राप्त कर पाता है। पहली बात है परंपरागत समाज की अवस्था जो शुरुआती दौर में रही। दूसरी होती है आत्मस्फूर्ति, वह धीरे धीरे करके अपने आप में डेवलप होने लगता है। आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था तीसरी, यानी आत्मस्फूर्ति यानी खुद के डेवलप होने के लिए पहले उसके अंदर जो अवस्था है उसको आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था, फिर परिपक्वता की अवस्था, उसके बाद में आता है अधिक उपभोग की अवस्था। इस तरीके से 5 अवस्था में पहुंचता है। जब अधिक उपभोग की अवस्था पहुंचता है तब वो विकसित हो जाता है, ठीक है। परंपरागत समाज की अवस्था क्या है, देखिए प्रोफेसर रोस्टो ने परंपरागत समाज की परिभाषा देते हुए लिखा कि परंपरागत समाज वह है जिसकी संरचना सीमित उत्पादन मतलब कि बहुत कम उत्पादन या उत्पादन का एक प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाए, कार्यों के विज्ञान और प्रविधि का न्यूटन के पूर्व के भौतिक जगत के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर विकसित हुई है। ऐसे समाज में उद्योग पिछड़ी अर्थव्यवस्था में होते हैं और उत्पादन के अधिकांश साधन जो है कृषि में, लोग जो है कृषि उत्पादन में ही लगे रहते हैं प्राथमिक अवस्था में। दूसरी अवस्था जो होती है विकास की कौन सी होती है बेटा, विकास की दूसरी अवस्था होती है आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में समाज के अंदर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत आवागमन, उद्योग और सामाजिक वातावरण में परिवर्तन और विकास आरंभ हो जाता है। जनसंख्या की दर में कमी होनी शुरू हो जाती है। परंपरागत समाज में व्याप्त रूढ़ियां जो है धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। तीसरी अवस्था होती है बेटा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था की ओर संकेत करते हुए प्रोफेसर रोस्टो ने लिखा कि आत्मस्फूर्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें विनियोग की दर बढ़ जाती है और वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और प्रारंभिक परिवर्तन से उत्पादन टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। तमाम प्रकार के मशीनों का विकास भी होना यहाँ पर शुरू हो जाता है और आय का प्रवाह इस प्रकार होने लगता है, और विनियोग के द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ती हुई आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस अवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और मानवीय साधनों का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा निर्यात में वृद्धि इस अवस्था में होनी आरंभ हो जाती है। इस तरीके से ये अवस्था है। बाकी 2 अवस्थाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो अवस्थाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है विकास की अवस्था में, ठीक है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न: कृषकों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में कृषक आंदोलन का क्या अर्थ है, बताएं। देखिए, कृषक आंदोलन सामान्यतः वर्ग संघर्ष यानी धनी और निर्धन की मूल धारणा पर केंद्रित होता है। कृषक आंदोलन कब होता है? एक धनी वर्ग होगा और एक गरीब वर्ग होगा। धनी और गरीब वर्ग के बीच में ही एक प्रकार से जो है तालमेल नहीं बैठेगा, इस वजह से चीजें सामने आती हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको मिलती रहेंगी, नजर आएंगी। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें हैं। इसका प्रारूप श्रमिक आंदोलन से एकदम भिन्न होता है। कार्ल मार्क्स ने जहां किसानों को एक निष्क्रिय वर्ग मान करके व्यवहारों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, वहीं दूसरी ओर लेनिन, माओ से तुंग जैसे लोगों ने कृषकों को क्रांति का केंद्र के रूप में संज्ञा दी है। भारतीय संदर्भ में विनोबा भावे नाम के एक विद्वान है तथा जयप्रकाश नारायण, ये सब समाजशास्त्री हैं। इनके सर्वोदय और भूदान आंदोलनों का समग्र केंद्र जो है कृषक समुदाय हो रहा है। भारत का नक्सलवादी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा आसाम के बगान तेभागा आंदोलन, निजाई बोल आंदोलन, हिंदू जो है सतनामी आंदोलन, भूमि हथियाओ आंदोलन, आंध्र जन संघर्षी संगमी आंदोलन, ये सब सारे आंदोलन जो है कृषक समाज के उत्थान के उद्देश्य से किए गए तमाम आंदोलन है, जो कि कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। परिभाषा देखिए, प्रोफेसर खुराना कहते हैं, सुराना, कि कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलनों की ओर लक्ष्य करते हैं जिसका मूलाधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जो मूलतः अपने सत्तापरक स्वामियों के अवरोध यानी रुकावट से मुक्त होने के लिए काम करते, ताकि उनके स्वामी जो है उनको लगातार जो एक प्रकार टॉर्चर करते हैं, उनसे एक प्रकार से उनको मुक्ति मिल सके। ठीक है। राम विचार पांडे जी कहते हैं कि कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है, बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो। यानी कृषकों के अधिकारों की लड़ाई करने के लिए जो भी आंदोलन चलेगा, वो सारा का सारा आंदोलन कृषक आंदोलन कहा जाएगा, चाहे वह कृषकों के द्वारा गठित हो या समूहों के द्वारा गठित हो, कोई भी एक प्रकार से आंदोलन कर सकता है। डॉक्टर तरुण मजूमदार कहते हैं कि कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण शक्ति के लिए किए गए साहसी प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोफेसर आर सिंह कहते हैं कि हिंसा तथा हिंसा का भय दिखा करके, अन्यथा कृषि कार्यों से निरपेक्ष भाव दिखा करके, जब खेतिहर मजदूर भूस्वामियों अथवा संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करता है, कृषि आंदोलन जो है वहीं पर जन्म ले लेता है। इस तरीके से कृषि आंदोलन के बारे में आपने समझा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया, प्रश्न ये आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपराध, अपराध क्या है, अपराध की विशेषता, अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है, बाल अपराध की विशेषता, ये सब क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले भाई, तो प्रश्न है, अपराध तथा बाल अपराध में क्या अंतर है, बताएं। देखिए, अपराध वो होता है जब 18 साल से व्यक्ति बड़ा होता है और वह अपराध करता है तो वो अपराध होता है, लेकिन 18 साल से नीचे का व्यक्ति जब अपराध करता है बच्चा, तो बाल अपराध होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आयु की भिन्नता होती दोनों में। अपराध का तात्पर्य किसी भी ऐसे समाज विरोधी कार्य करने से होता है जो कानून के द्वारा निषिद्ध है, यानी कानून के द्वारा उस काम को लिए बताएगा कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, अगर ये काम करोगे तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा। तो कोई भी ऐसा काम जो रोका गया है, अगर आप उसको करते हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं, आप अपराध कर रहे हैं। जो सारांशतः 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों अथवा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है वो अपराध कहा जाता है। इसके विपरीत बाल अपराध का मतलब होता है बच्चों के द्वारा सामान्य अपराध करना, जो अधिक गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते हैं। साधारणतः 7 साल से लेकर के 18 साल के जो बच्चे होते हैं, ऐसे एक प्रकार से अपराध खास करके कहते हैं, जब ऐसे बच्चे अपराध करते हैं 7 से 18 साल वाले बच्चे, तो उस प्रकार के अपराध को क्या कहते हैं, बाल अपराध कहा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर होता है उनकी प्रकृति में अंतर, बाल अपराध और अपराधियों में क्या होता है, प्रकृति की भिन्नता होती है, नेचर दोनों का अलग अलग होता है, पर्पज अलग अलग होता है मतलब की अपराध करने का। देखिए, अपराध की प्रकृति जो होती बाल अपराधी से अधिक गंभीर होती है। अधिकांशतः अपराध संगठित और योजनाबद्ध रूप से एक अपराधी इरादे के द्वारा एक प्रकार से किया जाता है, जबकि आप देखते हैं बाल अपराध जो होता है वो नियोजित ढंग से नहीं किया जाता है, गलती से हो जाता है, तुक्के में हो जाता है, बल्कि अधिकांश बाल अपराध जो होते हैं आकस्मिक उत्तेजना या बुरी संगति की वजह से ही हो जाते हैं। बाद में जब उनको प्रोस्टल स्कूल या सुधार गृह भेजा जाता है तो वो सुधर करके फिर सामने आ जाते हैं। यानी बाल अपराधी जो होते हैं, ये किसी ने इसको भड़का दिया या किसी ने चढ़ा दिया बच्चों को, उसने एक प्रकार से जबरदस्ती कर दिया, उनको पता नहीं कि इसका जो है दंड क्या मिलेगा, लेकिन जो अपराधी होते हैं वो जानते कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए दंड क्या मिलेगा, ठीक है, फिर भी वो करते हैं, तो वो अपराध होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वरूप की भिन्नता क्या है, बताएं भाई।
देखिए अपराध के अंतर्गत चोरी, डाका, हत्या, बलात्कार, घातक आक्रमण, जालसाजी, गबन, तस्करी करना, किसी का अपहरण कर लेना, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका अपराध होता है, अपराध का स्वरूप होता है। जैसे गंभीर समाज विरोधी कार्यों का समावेश जो है इसमें होता है। इसमें भिन्न बाल अपराध, मतलब इससे अलग जो है, तो ये जो अपराधी लोग ये सब करते हैं, जबकि जो बाल अपराधी होते हैं उसमें जैसे मारपीट किसी का से कर लेना, स्कूल में झगड़ा कर लेना, किसी की जेब काट लेना पैसे के लिए, ठीक है, साधारण चोरी वगैरह कर लेना किसी का, ठीक है, किसी की दुकान से सेंटर फ्रेश चुरा लेना, या फिर जो है कोई अपने खाने पीने की चीज ले लेना, वो सब सामान्य अपराध। जुआ खेलना, अश्लील गतिविधियां करना, ठीक है, ऐसे 18 साल से नीचे है फिर भी पोर्न देखना, ये सब एक प्रकार से अपराध, ये बाल अपराधी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी संबंधित तो ये सब बाल अपराधी हो गए, क्लियर। तो अपराध के स्वरूप में भिन्नता होती है। चौथा अंतर ये होता है उद्देश्य की भिन्नता। देखिए अपराध का उद्देश्य होता है, अब चाहे अपराध की विशेषता पूछे तो भी ये चीजें लिख सकते हैं आप जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और बाल अपराधियों की विशेषता पूछे तो ये भी लिख सकते हैं बाल अपराधियों की विशेषताओं में। देखिए अपराध का उद्देश्य अवैध रूप से अधिक धन प्राप्त करना होता है, प्रतिशोध लेना अथवा यौनिक विवासना को पूरा करना होता है अपराध का मतलब, ठीक है। ये एक विशेषता हो गई अपराध की, ठीक है। अल्बर्ट कोहन कहते हैं कि एक बाल अपराध का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, यानी बाल अपराधी किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई कार्य नहीं करता। अधिकांश बाल अपराधी किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यहीन रूप से कोई ना कोई काम करते हैं, मतलब उद्देश्य उनका नहीं होता कुछ भी काम करने का, बस वो कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगला अगला पॉइंट ये है अंतर कि परिस्थितियों में भिन्नता होती दोनों की। अपराध जो होता है तथा बाल अपराध के कारण भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अधिकांश अपराध अधिक से अधिक आर्थिक साधन पाने के लिए आकांक्षा से घृणा, प्रतिशोध अथवा यौनिक तनावों के फलस्वरूप किए जाते हैं। दूसरी ओर बाल अपराध के मुख्य कारण टूटे परिवार, बुरी संगति, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, अपराधी गिरोहों के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन की वजह से बच्चे कर लेते हैं। अपराधी गिरोह जो होते हैं वो छोटे से बच्चों को कहते हैं कि भाई मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, ये काम कर दो, तो ऐसे में बच्चे कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि भाई ये कितना गंभीर कार्य हो रहा है, लेकिन वो कर देते हैं, तो वो सब बाल अपराधी हो जाते हैं। छठा अंतर यह है कि प्रभाव की भिन्नता। देखिए अपराध सामाजिक विघटन का सूचक होता है। किसी समाज में अपराध की दर को देख करके यह समझा जा सकता है कि वह समाज किस सीमा तक क्या है, विघटित हो चुका है। इसके विपरीत बाल अपराध सामाजिक जीवन को इतना विघटित नहीं करते जितना कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के विघटन से संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो है सामाजिक जीवन को उतना विघटित नहीं कर पाते बाल अपराधी, ये केवल पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन विघटित करते हैं बाल अपराधी, जबकि जो सामाजिक जो अपराधी होते हैं मेन वाले, वो एक प्रकार से पूरा सामाजिक गतिविधियों को ही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया बाल अपराधी और अपराधी में अंतर, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बाल अपराधियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और अपराधी के बारे में क्या होता है। तो अपराधी की परिभाषा पूछेगा, अपराध की परिभाषा पूछे या बाल अपराधी की परिभाषा पूछे, आप लिख पाएंगे क्योंकि आप समझ गए कि ये होता क्या है। कानून के में निषिद्ध कार्य, कानून के द्वारा निषिद्ध कार्य करने को ही अपराध कहते हैं। जब वही काम 18 साल से नीचे वाला बच्चा करता तो बाल अपराधी होता है। कंप्यूटर से जुड़े मामलों में जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, हैकिंग करता है, बमबारी करता है उस पर जाकर के, तो साइबर अटैक होता है, साइबर अपराध होता है, मेलवेयर भेजता है, वायरस भेजता है आपके फोन में, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये अपराध होता है आपका साइबर अपराध। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है, मतलब कि कोई बहुत उद्योगपति कोई है, कोई बहुत बड़े पावरफुल या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति है, कोई एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा पैसा रुपया उसके पास है, वो अपराध करता है धन लोलुपता के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा अपराधी वो एक प्रकार स्वायत्त बसन अपराधी है, सफेदपोश अपराधी कहा जाता है। आगे देखिएगा। इसके अलावा अगला अंतर क्या होता है भाई, सातवां अंतर है कि उपचार की भिन्नता। देखिए अपराध के लिए कठोर दंड देना आवश्यक हो जाता है, जिससे दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुनः अपराध न कर सके और देख सके कि अगर ऐसा अपराध भविष्य में हमसे भी होगा तो हमको भी ऐसे दंड मिलेगा जैसे हमारे काका को मिल रहा है, हमारे फलाने व्यक्ति को मिल रहा है, कि उनके गिरोह वाले का जो है रूह कांप जाएगी। क्योंकि बाल अपराधियों का मानसिक स्तर साधारणता निम्न होता है और कम होने की वजह से दंड की गंभीरता को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। तमाम प्रकार के स्कूल वगैरह बनाए गए ताकि उसमें भेज करके उनको सुधार किया जाए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बाल अपराध के कारणों, उनका सुधार करने से संबंधित उपायों को तभी समझा जा सकता है जब अपराध की समस्या को अपराध से अलग करके उसको समझाया जाए कि अपराध करने से क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। अब बाल अपराध को रोकने के उपाय को बताइए। बाल अपराध को रोकने के उपायों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा प्रकट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का आपसे कई, देखिए अति लघु उत्तरीय का कई प्रश्न बनेगा। अति लघु उत्तरीय में जैसे रिमांड गृह या संप्रेक्षण गृह को लेकर के ऐसे लिख करके छोड़ देगा।
ये आपका अति लघु उत्तरीय का एक प्रश्न है, ये भी एक अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो क्या है भाई, ये प्रश्न है कि बाल अपराधों को कैसे हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। समझे इसको। पहली बात, बाल न्यायालयों की स्थापना करके। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद बाल अपराधियों का सुधार करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए 1960 ईस्वी में एक विशेष बाल अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बाल अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई और उनके सुधार कार्य के लिए अलग से बाल न्यायालय की स्थापना करी जाएगी, ताकि उनको एक प्रकार से अपराधियों से अलग कर दिया जाए। बाल अपराधियों का सुधार करना राज्यों का कार्य है, अतः विभिन्न राज्यों के लिए इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि बच्चों के लिए सुधार किया जा सके। दूसरा काम क्या किया गया इनके सुधार के लिए, बाल अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए रिमांड गृह या संप्रेषण गृह बनाया गया। वर्तमान कानूनों में यह व्यवस्था है कि पकड़े गए, यानी कोई किसी ने बाल अपराधी के लिए, किसी ने चोरी किया, किसी बच्चे ने, अब उसको पकड़ लिया गया है, तो उसको एक प्रकार से पुलिस की हिरासत में नहीं रख करके, ठीक है, क्योंकि पुलिस की हिरासत में जाएगा तो फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, उसमें न रख करके विशेष गृह में उनको रखा जाता है, जिसे रिमांड गृह कहा जाता है या संप्रेक्षण गृह कहा जाता है। यहाँ लाए गए बच्चे को 24 घंटे के अंदर किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है, जैसे जेल में होता है, थाने में होता है। संप्रेक्षण गृह में निराश्रित, घर से भागे हुए अथवा किसी सामान्य अपराध में पकड़े गए बच्चों से परिवीक्षा अधिकारी जो होता है, बहुत स्वाभाविक रूप से बातचीत करता है। जैसे एक व्यवहारिक रूप पर उसके घर वाले उतने प्यार से नहीं बोलते होंगे, इतना प्यार से वो बात करेगा। ठीक है, अपराध के कारणों को जानने के लिए एक प्रकार से ऐसा वो व्यक्ति करता है। ठीक है, और ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि बच्चे ने अपराध आखिरकार किया क्यों। ठीक है, अपराध के कारणों को जानने का प्रयास करता है वो परिवीक्षा अधिकारी रिमांड गृह में। तीसरा होता है बेटा, तीसरा काम करके हम बाल अपराधियों को सुधार सकते हैं, वो है बाल सुधार गृहों की स्थापना करके। ठीक है, सरकार के द्वारा पारित बाल आपराधिक सुधार गृह अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रमुख नगरों में बाल अपराधियों के लिए सुधार गृह स्थापित किए गए हैं। इनमें 7 से 18 वर्ष तक के जिन बाल अपराधियों को न्यायालय द्वारा कारावास का दंड दिया जाता है, उनको सुधार गृहों में रखने का प्रावधान है। जैसे बाल अपराधियों को जेल में नहीं बंद करते हैं जिनमें बड़े अपराधी होते हैं, छोटे जेल होती है जिसमें एक प्रकार से सुधार गृह उसको कहते हैं, जेल नहीं बल्कि सुधार गृह, उसमें उनको रखा जाता है। उनके सुधार के लिए तमाम प्रयत्न भी करे जाते हैं ताकि बच्चा सुधर जाए। ठीक है, चौथा होता है ब्रोस्टल स्कूल। ब्रोस्टल स्कूल, यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा, मतलब अति लघु उत्तरीय में आता है ब्रोस्टल स्कूल क्या है। ठीक है, इतना अति लघु उत्तरीय में, और आप इतनी लाइन लिख देंगे हो जाएगा आपका। देखिए, अनेक राज्यों में ब्रोस्टल स्कूल अधिनियम लागू करके अपने अपने क्षेत्रों में ब्रोस्टल स्कूलों की स्थापना की है। और ब्रोस्टल स्कूल एक ऐसी सुधार संस्था है जिसमें 18 से लेकर के 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों को रखा जाता है, जिनकी सुधार के लिए एक प्रकार से काम किया जाता है। ऐसे ही अगला होता है प्रमाणित स्कूल। देखिए, ये वही स्कूल होते हैं जिनमें बहुत कम आयु के बाल अपराधियों को रख करके उनका सुधार करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रमाणित स्कूलों से संबंधित नियमों में कुछ भिन्नता आपको यानी अलगाव देखने को मिल सकता है। किसी में हो सकता है कम बाल अपराधियों को यानी कि एज का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन साधारणतः इन स्कूलों में 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु के बाल अपराधियों को ही रखा जाता है। ठीक है, 10 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे इसमें रखे जाते हैं, और रिमांड गृह में बाकी रखे जाते हैं 16 से लेकर के 18 से 21 तक। अब अगला होता है पोषण गृह या सहायक गृह। अनेक राज्यों में बहुत कम आयु के बाल अपराधियों के लिए पोषण गृह यानी कि ताकि उनका बच्चों का पोषण भी होता सके, न्यूट्रिएंट्स उनको मिल सके, सहायक गृहों को स्थापित किया था ताकि एक प्रकार से उनका विकास भी हो सके और उनको सुधारा भी जा सके। ठीक है, बाल अपराधियों को खत्म करने के तमाम प्रकार के उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा और सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अपराध और श्वेत बसन अपराध में क्या डिफरेंस है बताएं। श्वेत बसन अपराध यानी सफेद पोश अपराध, अपराध आप समझते हैं अपराध क्या है। देखिए अंतर, पहला अंतर, अपराध का संबंध किसी वर्ग विशेष से नहीं होता। व्यक्ति चाहे धनी हो अथवा गरीब निर्धन हो, यदि वह किसी कानून का उल्लंघन करता है तब तो वह ऐसे व्यवहार को हम अपराध कहेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर एक प्रकार से कोई नेता है वो भी एक प्रकार से किसी व्यक्ति को मारता है तो 302 का मुलजिम होगा एक प्रकार से, और कोई सामान्य व्यक्ति मारेगा तो भी वो 302 का मुलजिम होगा। क्लियर? ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर जब संभ्रांत वर्ग, ठीक है, इसमें कोई संभ्रांत, श्वेत बसन अपराध में क्या होता है, संभ्रांत वर्ग अथवा प्रतिष्ठित पद पर आधारित कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से अपराध नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन करता है तथा जन साधारण की निगाह से बचा रहता है, तब इसे हम श्वेत बसन अपराध कहते हैं। जनता से बचता है और अपराध कर लेता है, अपराध करता भी है
और जनता जान भी नहीं पाती किसने अपराध किया है, जान भी जाती तो उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकती, ठीक है। तो वो अपराध किसी दूसरे से करवा भी देता है कभी कभी। तो ऐसे अपराध बेसिकली जो संभ्रांत वर्ग के लोग, प्रतिष्ठित वर्ग के लोग करते हैं, वो होता है आपका जो है स्वायत्त व्यसन अपराध, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। जबकि अपराध जो होता है किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति करेगा वो अपराध होगा। दूसरी बात, अपराध तथा स्वायत्त व्यसन अपराध से संबंधित प्रेरणाएं यानी मोटिवेशन से एक दूसरे से भिन्न होती है। देखिए अपराध का कारण क्या होता है, सामाजिक कारण हो सकता है, कोई आर्थिक वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग अपराध करते हैं, राजनीतिक कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। जबकि दूसरी ओर स्वायत्त व्यसन अपराध का मुख्यतः एक ही कारण होता है, वो होता है आर्थिक कारण। आर्थिक प्रकृति का ही अपराध होता है ये। इसका तात्पर्य है कि संभ्रांत वर्ग के व्यक्ति स्वायत्त व्यसन अपराध इसलिए करते हैं जिससे वे अधिक से अधिक धन कमा सकें, धन का संचय कर सकें, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें। जैसे तमाम अपराध टैक्स की चोरी करने को लेकर के तमाम होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तीसरी बात है, इन दोनों प्रकार के अपराधों के प्रति जनता की मनोवृत्ति एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न होती है। एक व्यक्ति यदि चोरी, डकैती, जो है राहजनी अथवा हत्या जैसे अपराध का दोषी हो तो समाज में सभी लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं, ठीक है। जबकि इसके विपरीत यदि एक व्यक्ति करों की चोरी, करों की चोरी, रिश्वत से प्राप्त आय अथवा झूठे विज्ञापनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहा हो तो समाज में उसका कोई तिरस्कार नहीं करता है और ऐसे ही एक प्रकार से अपराध बढ़ता है। ये स्वायत्त व्यसन अपराध होता है, जैसे टैक्स की चोरी कर लेना, झूठे व्यापार करके कि भाई देखो इस चीज से ये आप इतने गोरे हो जाओगे, या इस चीज को खाने से आप बहुत मोटे हो जाओगे। प्रचार आता नहीं, तमाम लोग करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख, अक्षय कुमार छोड़ाओ, अजय देवगन हो गए, बोलो जुबा केसरी का प्रचार हुआ नहीं था, वो देखते हैं कि सलमान खान हो गए, तमाम लोग जो है चप्पल का प्रचार कोई कर रहा है, कोई बाहमा। तो वो जो प्रचार कर रहे हैं वास्तव में क्या वो प्रचार वो ऐसा वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहीं यूज करते होंगे, ठीक है। बस केवल प्रचार करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है और उससे पैसा कंपनी खूब कमा लेती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये अपराधी ही तो है, एक प्रकार का ये अपराधी ही है, ठीक है। ये कैसा अपराध है, स्वायत्त व्यसन अपराध है, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा पॉइंट ये है अपराध और स्वायत्त व्यसन अपराध में, अपराध की तुलना में स्वायत्त व्यसन अपराध की प्रकृति बहुत अप्रत्यक्ष होती है। उदाहरण के लिए किसी की हत्या कर देना एक जघन्य अपराध है, लेकिन जब बड़े बड़े राजनीतिक तथा उद्योगपति नियोजित रूप से दूसरे के लोगों के द्वारा हत्याएं करवाते हैं तब इसे हम स्वायत्त व्यसन अपराध कहते हैं। यानी हत्या करना अपराध है, जिसने हत्या किया वो अपराध किया है, लेकिन जिसने हत्या करवाया है उसने स्वायत्त व्यसन अपराध किया है, ठीक है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक देश के द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण करना अपराध है, लेकिन जो देश घातक शस्त्रों का निर्माण करके उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के कारण से छोटे छोटे देशों को युद्धों में ढकेलते रहते हैं, ठीक है, उन्हें अपराधी नहीं माना जाता है, उनको एक प्रकार से स्वायत्त व्यसन अपराधी माना जाता है। जैसे कि जो हथियार बनाने वाले देश होते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो, वो तो चाहते युद्ध होता रहे ताकि उनका हथियार बिकता रहे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो बड़े देश केवल हथियार बेचने के चक्कर में छोटे देशों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं हमेशा। आपस में दो देश आप देखते हैं हमेशा जो आड़ी पड़ोस के उनको लड़ाते ही रहते हैं, ठीक है, ये देश। और उसमें मजा कौन मारता है, बड़े देश मार ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट, अपराधों की तुलना में स्वायत्त व्यसन अपराध जो है नियोजित और सामूहिक होता है। अपराध जो होता है कभी ऐसे भी हो सकता है, नियोजित भी हो सकता है, लेकिन स्वायत्त व्यसन अपराध जो है उसकी फुल प्लानिंग करी जाती है। साधारणतः अपराध एक व्यक्ति के द्वारा कुछ निजी कारणों से भी किया जा सकता है। दूसरी ओर स्वायत्त व्यसन अपराध जो होता है तभी संभव हो पाते हैं जब इसमें अनेक विभागों के बहुत से व्यक्तियों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है, तब एक प्रकार से स्वायत्त व्यसन अपराध होता है। जैसे आपने देखा होगा मूवी जो है बैंक वाली मूवी अभी एक आई थी, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो वो मूवी आई थी, उसमें आप देखते हैं कि बैंक का पैसा निकाल करके वो खूब अमीर बन जाता है, ठीक है। जब जानना है कि भाई सभी लोग टैक्स कर रहे हैं तो बैंक का कर्मचारी भी उसका फायदा, बैंक का पैसा 10 लाख निकालता है, पोर्ट करता है, चीजों को देता है और सब तरीके से व्यवस्थित कर लेता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यही सब स्वायत्त व्यसन अपराध होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए। दहेज प्रथा क्या है आप जानते हैं, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को एक प्रकार से दिया जाता है, शादी के समय में पर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका दहेज, ठीक है। आज स्थिति यह है कि लोग दहेज लेकर के खा रहे हैं और दहेज समाज को खा रहा है और उसकी कर्म शक्ति खो रहा है। इसको प्रथा को समाप्त करने हेतु निम्न सुझाव एक प्रकार से हैं। आजकल दहेज जो है एक सामाजिक जो है वर्चस्व की बात बन चुकी है। दहेज लोग एक प्रकार से इसलिए लेने लगे हैं क्योंकि कहते कि भाई फलाने ब्याह में है तो उतना मिला रहा, तो हमें कहे उतना ना मिले, हमने इतनी मेहनत की। अच्छा, लड़के भी एक प्रकार से वे सोचने लगे हैं
कि हम इतने कमाते हैं तो हम दहेज लेंगे। अच्छा, जो जिनके शादी में दहेज खूब मिलता है उनकी बीवी झगड़ा भी खूब करती है दबा करके, ठीक है, दहेज कहती कि हमारे मम्मी पापा ने इतना मेहनत करके पैसा दिया है तो हम काहे के लिए काम करेंगे। वो किसी को जो है जोड़ती उड़ती नहीं है, झगड़ा करेगी खूब, घर में लड़ाई झगड़ा होगी। लेकिन जब आप एक प्रकार से, तो दहेज वगैरह लेना एकदम से बुरी बात है मेरे हिसाब से, और सबके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन दहेज के नाम पर कभी कभी लोग गलत जो है भी फंसा देते हैं लोगों को कि दहेज के नाम पर दहेज दहेज का आरोप लगा करके। लेकिन दहेज के रूप में अगर देखा जाए कि मांगना कि भाई हमको इतना चाहिए, वो गलत बात है। कोई स्वेच्छा से कुछ दे रहा तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको जो है रोक सकते। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया, उसमें तमाम सारी चीजें बताई गई। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग दहेज मांगते हैं। पहले जैसे लड़की की शादी होती है तो हमारी शादी के लिए लोग आते हैं तो पहले पूछते हैं कि भैया जो है कितना चाहिए। तो कुछ लोग तो आते ही नहीं मारे डर के कि जो है गुरुजी के बहुत मतलब कि इतना पढ़ा लिखा रहे हैं तो इनके लिए तो दूसरी टाइप का होगा। कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं फिर पहले ही पूछते कितना लगे। हम कहते भाई लेना क्या है, ठीक है। चलिए, तो दहेज जो होता है समाज को खोखला कर रहा है। सबसे पहली बात, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अंतर जाति विवाह। जाति बिरादरी के एक सीमित क्षेत्र में बंधे रह करके रिश्ते ढूंढते ढूंढते रहते हैं लोग, और एक प्रकार से कभी कभी रिश्ते अच्छे मिलते भी हैं और नहीं भी मिल पाते हैं, ठीक है। दहेज का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतर जाति विवाह यानी दूसरे जाति विवाह जो है कर करके जो है दहेज को खत्म किया जा सकता है। शिक्षित वर्ग के लोगों को इस दिशा में पहल करनी होगी। उन्हें अंतरजातीय विवाहों का सूत्रपात करना होगा। वास्तव में अंतरजातीय विवाहों के प्रचार द्वारा दहेज प्रथा को समाप्त करना कुछ आसान हो सकता है, ठीक है। बाकी इससे कोई उतना फायदा होगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ आसान जरूर हो जाएगा। दहेज कुछ हद तक लोग कम लेने शुरू कर देंगे। दूसरी बात, अच्छा, लड़की जो ढूंढने जाता है, जो माता पिता लड़की के जाते हैं जब एक प्रकार से लड़की का वो ढूंढने के लिए, तो अगर लड़का नहीं कमा रहा तो उसके यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो लड़का वैसे ही मतलब कि हो जाता है। लेकिन तो जब जाते भाई ऐसा देख करके भी जाते हैं लोग। तो इसमें आजकल जो दहेज के लिए हम पढ़ते पढ़ाते हैं वो चीजें उतनी धरातल पर होती नहीं है वास्तव में। जैसे जो लिखा पढ़ा है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये वास्तव में चीजें सटीक मतलब एकदम से होंगी नहीं। कितना भी पढ़ा लो, सब होना वही है जो एक प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो वही है वह जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। स्त्री शिक्षा, हाँ स्त्रियां पढ़ेंगी तो दहेज लोग कम लेंगे। आजकल क्या है, जैसे अगर स्त्रियां भी नौकरी कर रही, कोई मास्टराइन है, कोई डॉक्टर बन गई है, तो इससे क्या होता है, जब शादी के लिए लड़के जाते हैं लड़के पिता, लेकिन लड़कियां कमात है, ये ही कोनो जरूरतें नहीं है, वैसे आओ, ठीक है, शादी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दहेज देना या मत देना, ठीक है। तो स्त्री शिक्षा, समय बदला, परिस्थितियां बदली, परंतु हिंदू समाज आज भी वही उन्हीं कुरीतियों को ढो रहा है। इसे मिटाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय नारी की अशिक्षा सॉरी कुसंस्कारों को समाप्त किया जाए। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए उचित स्त्री शिक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि लड़कियां भी शिक्षा पूरी तरह होने लगे, लड़कों के समान नौकरी या कोई व्यवसाय करने में लग जाएं स्त्रियां, तो पुरुष भी जो है दया का भिखारी बनने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा पुरुष की। और ऐसी स्थिति में लड़के वालों का दहेज मांगने का साहस भी एक प्रकार से कम हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। लड़के दहेज नहीं मांग पाएंगे जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ लिख लो, जो लड़कियां देख रही वीडियो को जान लीजिए, पढ़े लिखे रहोगी तो आपके बप्पा को जो है ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लड़कियां तो भी चाहती कि हमको दहेज मिल जाए, पिताजी हमारे दे दे किसी तरीके से, ठीक है। कुछ कुछ लड़कियां बता देती कि जो है पिताजी बेड अच्छा बनवाना जो है, ऐसे शीशा लगा हो, उसमें सिंगारदानी ऐसी देना जो घूमती हो चारों तरफ, ठीक है। ऐसी चीजें बता देती, पहले से सेट पहले से बता देती पिताजी से कि लाना अच्छा सामान लाना, नहीं तो देना ही मत, ठीक है। तो ये चीजें आजकल चल रही हैं। बहरहाल आगे देखिए, तीसरा काम क्या कर सकते दहेज प्रथा को रोकने के लिए, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह। लेकिन इसका सपोर्टर मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। प्रेम विवाह करने से बहुत ज्यादा एक प्रकार से नकारात्मक चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जब एक प्रकार से माता पिता आपके शादी करते हैं तो ऐसे में एक प्रकार से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें। देखिए आजकल प्रेम विवाह तो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा, बहुत मारपीट होगी। इतना एक आध दो साल तो बड़ा अच्छा रहेगा, एक आध साल आपका शादी तक जो है बड़ा अच्छा रहेगा प्रेम विवाह वाला। उसके बाद में वो खैहस होगा आपके घर में जिसका कोई जवाब नहीं है। और जो है खुदा न खास्ता तलाक भी हो जाए, वो अलग की बात है, ठीक है। तो प्रेम विवाह के पक्षधर में नहीं हूं, लेकिन हाँ प्रेम विवाह से क्या होता है, प्रेमी लोग जो होते हैं, जैसे प्रेम में एकदम से पड़ा है लड़का, लड़की भी एकदम से प्रेम में पड़ी है, तो वो नहीं देखते कि हमको कार मिल रही है दहेज में कि नहीं मिल रही है, हमको हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मिली कि नहीं मिली, पल्सर मिला कि नहीं मिला, ब्याह हो गया, ठीक है। और विवाह होकर के एक प्रकार कोर्ट मैरिज हो गई और दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, दहेज वहेज को मारो गोली। तो ये एक प्रकार से दहेज को खत्म करने के लिए हो सकता है।
दहेज प्रथा को मिटाने में प्रेम विवाह काफी सीमा तक सहायक हो सकता है। इस संबंध में युवकों को आगे आना होगा, उन्हें अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना होगा। यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि उन्हें सुंदर, सुशील और सुसंस्कृत जीवन संगिनी चाहिए, ना कि एक प्रकार से दहेज चाहिए। दहेज तो 4-5 साल या 2 साल में आपका खत्म हो जाएगा। जो पैसा रुपया देंगे, कितना दे देंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, खत्म हो जाएगा वो भी। ठीक है, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रेम विवाह को समाज में समान रूप से स्वीकार कर लिया जाए, ताकि एक प्रकार से लड़का लड़की पसंद करके शादी कर ले। लेकिन यह करने से दहेज प्रथा मात्र समाप्त नहीं हो जाएगी। आजकल भी एक प्रकार से प्रेम विवाह तो है, लेकिन तब भी एक प्रकार से दहेज ले लेते हैं। हालांकि ये एक बहुत सफल जो है कारण, मतलब प्रभाव हो सकता है इसका। बहरहाल आगे देखते हैं चौथा कारण। चौथा एक प्रकार से क्या कर सकते हैं हम दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए? जीवन साथी का चुनाव स्वयं लड़के लड़कियां करेंगे तो इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा कि दहेज का उतना ज्यादा नहीं रह पाएगा। जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जहां माता पिता के द्वारा विवाह संबंध निश्चित किए जाते हैं, वहां साधारणतः सौदेबाजी होती है। लड़की का पिता आता है, लड़के के पिता सब बैठ करके बात करते हैं, 1-2 घंटा बात करेंगे पहले, फिर दहेज वहेज वाला मामला फिट होता है। किसको एक अंगूठी चाहिए, तब कहेंगे भैया जो है ससुर को एक अंगूठी, सास को एक अंगूठी, एक सीकड़ बनवा दो। और दुल्हा को सीकड़ घड़ी अंगूठी बासी खाने पे, यानी कि जब वो खाता है, क्या नाम, सुबह मॉर्निंग में खिचड़ी, उस समय दिया जाए। फिर उसके बाद में सारी चीज फिट हो जाती है पहले से ही। ठीक है, और बिचौलिया होता है, उसी से बिचौलिया सब बात हो चीत हो जाती है। ये सिस्टम चल रहा है आजकल। ठीक है, और ऐसे में क्या कहीं ना कहीं पे आप देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा का बन चुका है। जैसे फलाने के ब्याह में इतना मिला था, हमारे ब्याह में क्यों नहीं मिलेगा, हम किसी से एक प्रकार से कम हैं, ऐसा सोचने लगते हैं लोग। और लोग बैठ करके, जो बड़े बड़े संभ्रांत लोग हैं गांव घर के, और ये भैया फलाने ब्याह में इतना दहेज मिला, यही लोग दहेज का मान बढ़ा रहे हैं। जो गांव घर में जो कुछ संभ्रांत होते हैं, बुढ़वे चाटू बैठ के, अरे भैया चांदी की थरिया में मिला, चांदी का सिक्का दिया है, ये किया है, वो किया है, ये एक प्रकार से। अब एक लोग दे दिए कोई आकर के भैया, अब पूरा सभी को वही प्रकार से दिमाग में ना चला कि भैया फलाने में चांदी मिल रहा, हमारे में चांदी काहे ना मिले, हम उनसे कम कमाई खाई थे। तो इसलिए वो चांदी की आशा हो जाती कि भाई चांदी की थरिया हमारों में आई। ठीक है, ये चीजें जो होती कहीं ना कहीं पे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक जो दहेज बन चुका है, इस वजह से दहेज लोग लेते हैं। ठीक है, और लोग खर्चा भी करते हैं। आज जितना लड़कों का खर्चा होता है उतना लड़कियों का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन लड़कों में भी क्या है, ऐसे डाल बनवाना पड़ेगा। उसमें क्या है, 4-5 थान कम से कम जेवर, तो 4-5 लाख रुपए का तो जेवर बनवाना पड़ता है। सोना लगभग में 1 लाख के आसपास 80-90 हजार का पहुंच चुका, तो उसमें जेवर बनवा करके ले जाओ, तो उसमें तमाम पैसा खर्च होता है। अब धुआंबाजी करते हैं क्या, तो कम से कम जो है जूता चुराई जो है 21,000 10,000 रुपए आजकल चल रहा है। इसके अलावा और आगे निकलो, गाड़ी का किराया, गाड़ी बंधवाएंगे तो एक जैसा बंधवा लेंगे, बुलोरो है तो बुलोरो बुलोरो, स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो, इर्टिगा बंधवा ले इर्टिगा, 34-35 गाड़ी बंधवाएंगे। गोला दागेंगे, लगता है मंगल ग्रह के ऊपर निकल जाएगा, गोला दगेगा ऊपर। ठीक है, वो पैसा। इसके अलावा तमाम प्रकार की जो है चीजें हो रही, तो इसमें सब खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में दहेज भी लोग दे रहे हैं और ले रहे हैं, लोग धड़ल्ले के साथ ले दे रहे हैं, उसमेमें कोई रोक टोक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करते, मतलब कि होता है कि भाई दहेज के मामले में, तो वो प्रकार से पुलिस उसके लिए रोकथाम करती है 1961 के अनुच्छेद के द्वारा, जो है अधिनियम के द्वारा। साधारणतः सौदेबाजी होती है। दहेज की रकम का पहले से निर्धारण हो जाता है कि भैया 10 लाख, एक सीकड़ घड़ी अंगूठी, ठीक है, ये सब दिया जाएगा। यदि यह अधिकार स्वयं विवाह करने वाले के हाथ में ले लिया, छोड़ दिया जाए, तो स्थिति में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इस तरीके से तमाम प्रकार के काम करके हम दहेज को खत्म कर सकते हैं। अगला, ये जो मैंने अधिनियम बताया था दहेज वाला, देखिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को संक्षिप्त में विवेचित कीजिए। देखिए, दहेज प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से कठोर कानून बनाना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि कानून से किसी भी सामाजिक समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु उनका ऐसा विचार उचित नहीं है। यदि कानून की रचना निर्दोष हो और सरकार उसे कठोरतापूर्वक लागू करने का प्रयत्न करे, तो हमें शीघ्र ही कानून की उपयोगिता का पता चलेगा। साथ ही यह अत्यंत आवश्यक है कि जनता को ऐसे कानून के संबंध में पूरा जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी दी भी जाए कि ऐसा अगर आप करोगे तो इसके लिए दंड का प्रावधान है। अनेक समाज सुधारकों और महिला संगठनों ने सरकार से दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सन 1951 में की लोकसभा में दहेज निरोधक अधिनियम प्रस्तुत किया गया था विधेयक। ठीक है, 9 मई 1961 को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संयुक्त बैठक होती है, इसमें यह विधेयक पास हो जाता है और 1 जुलाई 1961 को एक प्रकार से लागू कर दिया जाता है दहेज निरोधक अधिनियम। ठीक है, 1961। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इस अधिनियम में दहेज लेने और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी जो देगा उसको भी दंड मिलेगा, जो लेगा उसको भी। परंतु साथ ही यह भी बताया गया है कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे
और यही का फायदा लोग उठा रहे हैं, इसीलिए दहेज ले और दे रहे हैं, क्योंकि उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। ठीक है, क्लियर। विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार वस्तुएं, धन आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में मांगे जाएंगे, चाहे वे वर पक्ष के द्वारा मांगे जाएं, चाहे वो कन्या पक्ष के द्वारा मांगे जाएं, उसमें एक प्रकार सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। जैसे कि साली अगर आपकी मांग रही कि हमको 10,000 जूता चुड़वाई चाहिए, तो आप पुलिस नहीं बुला सकते उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर लड़का मांग रहा है कि हमको भैया अंगूठी चाहिए, तो अंगूठी के लिए आप, या फिर जो उसको चाहिए, मतलब जो उसका होता है, हक होता है, कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें रस्म होती हैं, तो रस्म के मामलों में सरकार टांग नहीं अड़ाएगी, वे सब दहेज के अंतर्गत आएंगे। ऐसा ऐसा कोई भी समझौता गैर कानूनी और दंडनीय होगा अगर एक प्रकार से कोई फिक्स पहले से कर ले जाएगा कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है, हमको इतना रुपया चाहिए, ये सब फिक्स कर लेना, जो एक प्रकार से कि दहेज के रूप में, वो नहीं। यदि कानून के विरुद्ध कोई भी दहेज दिया गया तो वह पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, यदि अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता पकड़ा गया, अथवा इसे देन लेन में सहायता करता कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उसे 6 महीने तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, कारावास लोग नहीं जाएंगे, 5,000 रुपए में दे देंगे अगर पता चलेगा किसी को तो। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 4 में कहा गया कि यदि वर और कन्या के माता पिता या संरक्षक कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगेगा, तो वह भी उपयुक्त प्रकार से दंडित होगा, जिस तरीके से अन्य व्यक्ति दंडित होंगे। तो ठीक है, ये सारी बातें बताई गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में घरेलू उत्पीड़न को समझाइए। देखिए, भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के सभी देशों में करोड़ों स्त्रियां घरेलू उत्पीड़न का शिकार हैं, यानी घरेलू हिंसा का। रोजाना अनगिनत स्त्रियों से उनके पतियों के द्वारा, परिजनों के द्वारा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार पत्नियों के साथ किया जा रहा है, स्त्रियों के साथ घर में किया जा रहा है तमाम प्रकार का दुर्व्यवहार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में पत्नी और बच्चों के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए शिकायत का प्रावधान किया गया है, तथापि यह धारा बहुत कम प्रचलन में है। घरेलू उत्पीड़न की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं तथा इसका कोई एक कारण बता पाना कठिन हो जाता है। पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते भारतीय समाज में भी इस प्रकार की हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है। न्यायमूर्ति डॉक्टर वेणुगोपाल ने भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू उत्पीड़न का प्रमुख प्रकार बतलाया है। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाते हुए बताया कि अनेक कामकाजी स्त्रियों का अपनी आय पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जो महिला कमाती भी तो उस पर भी पुरुष अधिकार कर लेता है। ठीक है, प्रतिमाह जितना वेतन उन्हें मिलता है वह पति के द्वारा डरा धमका करके उससे ले लिया जाता है। अन्य किसी दबाव से भी उससे ले लिया जाता है पत्नियों से। पत्नियां जो कमाती वो भी पति ले लेता है, और जो पति कमाता तो वो ले ही लेता है। उनके घर का सारा काम करने के साथ साथ अपने व्यवसाय संबंधी दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। इन्होंने अभी हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण की चर्चा की है, जिसमें घर के भीतर स्त्री की स्वायत्तता के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहले तथ्य ये मिले हैं बेटा, पहले जो मिला था ये बहुत पहले का डाटा है, अब तो बहुत सारा सुधर चुका है, लेकिन हाँ ये सब लिख सकते हैं। देखिए, 68% स्त्रियों को बाजार जाने हेतु अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। बाजार अगर जाना है पत्नी को तो एक बार पूछना पड़ता है कि हाँ पति देवता बाजार जाएं कि ना जाएं। ठीक है, दूसरी बात, 76% स्त्रियों को अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने हेतु अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती कि हमको दोस्त से मिलना है, फलाने से मिलना है, मिले कि ना मिले। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है ये तो भाई कोई भी पति अपने पत्नी को नहीं मिलने देता अपने दोस्तों से शादी वादी के बाद में। ठीक है, लेकिन सहेलियों से मिलने के लिए भी रोक टोक लगा दे रहे हैं। तीसरी बात, केवल 66% स्त्रियों को अपनी आय को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करने की अनुमति है। बाकी लगभग में आप देखिए, बाकी जो आपकी 34% जो है वो एक प्रकार से अपना खर्च पर उनका अधिकार नहीं होता। इस प्रकार की स्त्रियों को भी अपने खर्चों का ब्यौरा अपने पति को देना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है। चौथी बात, 5 में से प्रत्येक स्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि उनके पति में से किसी भी कारणवश उनके साथ मार पिटाई करते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किन कारणों के बस में करते मार पिटाई होती। कभी कभी आप देखते पति और पत्नी में झगड़ा तो हुआ ही होगा सभी से, लेकिन मार पिटाई पहले होती थी, अब झगड़ा ये शांत हो गया। क्योंकि स्त्रियों को पता है जब से 100 नंबर चला, स्त्री को अगर एक झापड़ कोई मार देता है उसका पति, वैसे गुस्से में 100 नंबर तुरंत स्त्री फोन कर देती है, 100 नंबर आता है और टांग ले जाता है तुरंत जो है, और समझा करके 2-3 लापटा मार देता है पति को आकर के। फिर जो है पति जितनी भी एक प्रकार से वो रहता है सब उसका दूर हो जाता है, जितना भी गुंडा बन रहे होते हैं वो। पहली बात, बिना पति को बताए कहीं बाहर अगर चली जाए स्त्रियां तो उनको जो है कोई पति जो है मार देता है।
दूसरी बच्चों अथवा घर की देखभाल अगर नहीं करती स्त्री तो भी उसको मार पड़ सकती है। तीसरी बात, सास ससुर या देवर या ननंद का सम्मान अगर नहीं करती तो भी पति जो है उसको एक आध दो झापड़ पहले मार देता था। अब तो जब से ये चल गया है, क्या नाम है इंस्टाग्राम और फेसबुक और सीरियल वगैरह चल गए, जब से टीवी वगैरह चल गई, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, तब से कुछ कम हुआ है। पहले खूब एक प्रकार से प्रताड़ना होती थी स्त्रियों के लिए। उनकी मांग तथा स्वाद के अनुसार खाना अगर नहीं बना है तो भी डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, मतलब मार या डांट डांट पड़ती थी। यदि पति समझता है कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है, ठीक है, तो भी एक प्रकार से मार पड़ती थी। ठीक है, अब पहले तो बेवफाई वगैरह का पता ही नहीं चलता था। पहले बेवफाई वगैरह बहुत कम लोग कर पाती थी, जो मतलब कि पहले होता था बेवफाई नहीं कर पाती थी, या पहले जैसे शादी से पहले जो हो गया हो गया। पति जो होता था शादी के बाद भी कर सकता था, मतलब करता था, चोरी छुपा इधर उधर बाहर निकलता था, क्योंकि पत्नी बाहर ही नहीं निकलती थी तो क्या करेगी। आजकल क्या है, पति भी करते हैं बेवफाई और पत्नियां भी करती हैं। बगल में दोनों लेटे, वो दूसरे से चैटिंग कर रहा है, वो दूसरे से चैटिंग कर रहा है, ये आजकल चल रहा है। ठीक है, तो आज बड़ा सिस्टम खराब है। आज पति पत्नी में अगर निभाह जाए, जान लीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यदि वह विवाह के समय काफी पैसा तथा दहेज नहीं लाती है तो एक प्रकार से तब भी मारपीट पड़ती रही है। तो ये सब चीजें एक प्रकार से आप देखते हैं घरेलू हिंसा के कारण है। तो घरेलू हिंसा ये सब है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, आर्थिक विकास को विशेषताएं बताएं। आर्थिक विकास की देखिए, आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली बात, सतत विकास, सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया, आर्थिक विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में होने वाले निरंतर परिवर्तनों को सतत प्रक्रिया कहते हैं। लगातार परिवर्तन होने को सतत प्रक्रिया कहते हैं। ये परिवर्तन साधनों की गति, वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या, उत्पादकता, पूंजी आदि में वृद्धि की वजह से उत्पादन में नवीन विधियों का प्रयोग होने लगा है। उसकी वजह से साधनों की पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। जनसंख्या के आकार, उपभोक्ताओं की रुचि, आय स्तर आदि में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी बात, आर्थिक जो कारण है, आर्थिक विकास से क्या हो रहा है? आर्थिक विकास की विशेषता दूसरी ये है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास का दूसरा प्रमुख लक्षण या जो है विशेषता ये है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आशय एक निश्चित अवधि में किसी देश के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होती, बढ़ोतरी होती। जैसे मुद्रा प्रसार के कारण से राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य बढ़ गया है, तो इसे वास्तविक वृद्धि नहीं माना जाएगा। अतः आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। ये बात मैटर करता नहीं। कुछ आर्थिक विकास में क्या होता है, वस्तु और सेवाएं, इनका उत्पादन अगर बढ़ जाता तो जान लीजिए कि विकास आपका हो रहा है, आर्थिक विकास। ठीक है, इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। अगला विशेषता ये है आर्थिक विकास की कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका आशय यह है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई हो, किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी हो, तो इसे आर्थिक विकास की स्थिति नहीं मानेगी। जैसे मान लेते हैं कि जो है आर्थिक विकास तो हुआ, आर्थिक विकास हुआ, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ क्या नहीं हुआ, जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ गई, तो फिर वह एक प्रकार से विकास जो हो जाएगा उसका कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे भारत में राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, अतः प्रति व्यक्ति आय जो है तुलनात्मक रूप से कम बढ़ रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा उतना सही तरीके से। तो एक प्रकार से भारत में विकास की गति जो है धीमी कही जा सकती है। चौथी बात है दीर्घकालिक वृद्धि। आर्थिक विकास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि निरंतर होनी चाहिए। यदि यह वृद्धि अल्पकालिक या अस्थायी हो तो आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी होने से युद्ध आदि के कारण से घट जाए, फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन वो एक प्रकार से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए तो खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए पूरा। ठीक है, यह स्थिति आर्थिक विकास की स्थिति नहीं कहलाएगी। अतः आर्थिक विकास के अंतर्गत वृद्धि दीर्घकालिक प्रवृत्ति की होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आर्थिक विकास की बाधाएं या समस्याएं बताएं। देखिए, प्रत्येक अल्प विकसित देश अपने विकास में लगा हुआ है, लेकिन उस देशों के समक्ष विकास के रास्ते में कुछ बाधाएं और समस्याएं हैं, जिनके कारण से विकास वांछित तरीके से नहीं हो पा रहा है और उनकी विकास की दर बहुत निम्न है। कुछ बाधाएं या समस्याएं पुरानी हैं जबकि कुछ नवीन हैं।
इस प्रकार कुछ आंतरिक है और कुछ बाहरी है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास में समस्याएं भी आती तमाम सारी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है? देखिए, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत ऑब्जेक्टिव मतलब अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी में सभी में क्वेश्चन आ सकता है इसको लेकर के। देखिए, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत 1897 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक द सुसाइड नाम की एक पुस्तक आती है, उसी में एक प्रकार से आत्महत्या का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, कुछ लोग समाजशास्त्र में अनुसंधान के इतिहास का प्रारंभ इसी पुस्तक से मानते हैं कि सबसे पहले रिसर्च की शुरुआत इमाइल दुर्खीम ने ही करी है। ठीक है, दुर्खीम के अनुसार यद्यपि आत्महत्या एक नाजुक तथा व्यक्तिगत निर्णय है, फिर भी इसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के द्वारा समझा जा सकता है। आत्महत्या एक सामाजिक कृत्य होता है, समाज के द्वारा एक प्रकार से सेट किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तथा उन नियमों के अनुरूप है जिनका व्यक्तिगत मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, दुर्खीम ने आत्महत्या की परिभाषा इन शब्दों में दी है। उन्होंने कहा, दुर्खीम ने, कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का परिणाम है, जिसका कि उसे ज्ञान है। यही कार्य अगर वास्तविक मृत्यु से कम है, अर्थात अगर आत्महत्या के प्रयास में व्यक्ति बच जाता है, तो इसे आत्महत्या ना कह करके आत्महत्या का प्रयास कहा जाएगा, अटेम्प्टेड सुसाइड कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दुर्खीम आत्महत्या की परिभाषा बताते हुए इसमें दो तत्वों का समावेश आवश्यक समझते हैं। पहला तत्व होता है आत्महत्या करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु का कारण होता है। ठीक है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्या होता है? अपनी मृत्यु का स्वयं कारण बनता है, चाहे वह अपनी मौत के लिए कोई ठोस कदम उठाए अथवा किसी ऐसे कार्य की उपेक्षा करे जिसके करने से उसका जीवन बच जाता है और जिसके ना करने से निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में एक प्रकार से आत्महत्या करता है। दूसरी बात, आत्महत्या करने वाला यह जानता है कि क्या करने जा रहा हूं मैं और उसका क्या परिणाम होगा, यानी मृत्यु उसका परिणाम होगा, ये बात आत्महत्या करने वाला जानता है। दूसरे शब्दों में, अपनी मौत के लिए उत्तरदायी कार्य करते हुए वह व्यक्ति ना किसी नशे की हालत में था और ना ही भ्रम में था और ना ही किसी दबाव में था। ठीक है, ये बात भी इसमें मायने रखती है। आत्महत्या की अगर बात किया तो आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, इसके लिए भी दुर्खीम ने ठोस सबूत रखे। आत्महत्या जो कि व्यक्तिगत स्वभाव, प्रकृति या इतिहास से संबंधित है, समाजशास्त्रियों की रुचि का विषय क्यों है? क्यों ना इसे मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए छोड़ दिया जाए? इन प्रश्नों का स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हुए इमाइल दुर्खीम का कहना है कि जब समाज में हुई आत्महत्याओं को समग्र रूप से समझने का प्रयास किया जाता है तो परिणाम व्यक्तिगत इकाइयों का योग नहीं है, अपितु एक नया तथ्य है जिसे सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है, सोशल फैक्ट। वास्तव में आत्महत्या की दर अनेक समाजों में काफी समय तक एक सी रहती है तथा जब इसमें परिवर्तन होता है तो इसका संबंध स्वयं समाजों में हुए मूल परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। यूरोप के 11 देशों में मृत्यु दर अथवा जन्म दर काफी परिवर्तित होती रहती है, परंतु आत्महत्या की दर एक जैसी बनी रहती है। आत्महत्या पर समाज का प्रभाव यह पड़ता है कि जब व्यक्ति आत्महत्या करता है बेटा, तो उससे क्या होता है? आत्महत्या करने के क्यों आत्महत्या लोग करते हैं? जैसे कि मान लेते आप पढ़ रहे हो कहीं पर और आप जो है सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि घर पर जाएंगे तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे कि 10 साल से पढ़ रहा है, खेत बेच करके पापा ने पैसा दिया था और सब पैसा एक प्रकार से चला गया, नष्ट हो गया और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति घर को लौट करके आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि समाज हमको क्या कहेगा, हमको बुरी दृष्टि से देखेगा, हे भावना से देखेगा, तो वह एक प्रकार से अपने आप को मृत्यु के घाट उतार देता है, मर जाता है। आत्महत्या करना भी एक प्रकार से एक अपराध है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समाज की वजह से मान लेते किसी की लड़की भाग गया, तो समाज में क्या है, लड़की भाग गई तो कहते हैं इज्जत चली गई, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का टीम टाम बताएंगे जो गांव वाले होते हैं या फिर जो तमाम प्रकार के वृद्ध आतुर होंगे, एक दो दिन चल चर्चा करेंगे उनके, अरे भाई देखो फलानी बिटिया भाग गए, सब मजे लेंगे, चौराहे पे बैठ कर चाय पियेंगे और मजा लेंगे उसका, सिगरेट पियेंगे और 4 लोग मतलब कि 10-15 दिन का क्या हो जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा। 15-20 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। तो ऐसे में लेकिन उसी 15-20 दिन को एक प्रकार झेल पाना उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। भाई फलाने बिटिया भाग गई या लड़का भाग गया, लड़के ने कोई काम कर दिया, तो इससे एक प्रकार से माता पिता को बड़ा ठेस पहुंचता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति माता पिता भी कदम उठा लेते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं प्यार में धोखा मिल गया, वो एक प्रकार से सूली पर लटक जाते हैं कि भाई अरे अब हमारा जीवन कहाँ है, क्या हो जाएगा, प्रेम में धोखा मिला है, कोई बात नहीं, आप 10-15 दिन आप पहले इसको देखिए, हटा दीजिए दिमाग से,
आपको सोचिए, देखिए जब आप उसी चीज को बार बार सोचते तो वो चीज आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। बस हावी मत होने दीजिए, कुछ नहीं होता है बाकी ये सब, ठीक है। सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, सब कुछ नहीं होता है, सब बेकार चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पे आत्महत्या लोग क्यों करते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, फलाने क्या कहेंगे, धमाके क्या कहेंगे, इसी सब सोच में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न अगला है, भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपाय को संक्षेप में बतलाइए। देखिए, इस संबंध में हमारी सरकार के लिए एनएस सक्सेना के अनुसार तमाम प्रकार के उपाय सहायक हो सकते हैं। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद जो होता है एक सूझबूझ, मतलब एक प्लानिंग के तहत किसी देश को डराना धमकाना, किसी देश में आतंक का माहौल क्रिएट करना ताकि वह देश किसी बात को उसके मान जाए। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हो आतंकवादी गतिविधि हुई पहलगाम में, ठीक है, तो वो लोग भारत को डराना धमकाना चाहते थे। भारत ने इसके रिफ्लेक्शन में काम किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग गई। ठीक है, पहली बात, पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना। अगर हमको आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करना है तो पुलिस का सपोर्ट या सेना का सपोर्ट वहां की आम जनता का करना होगा। आम जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसे में आतंकवादियों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता को किसी को शरण नहीं देना है, बिना एक प्रकार जान पहचान के व्यक्ति को अपने घर में नहीं बैठाना है, ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आतंकवादियों के पास वित्तीय साधनों को उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटाना। ठीक है, इसके अलावा ताकि वित्तीय गतिविधियां उनकी खत्म हो, जहां से उनका सोर्स ऑफ मनी है उसको एक प्रकार से काट दिया जाए। तीसरी बात, आतंकवादियों की किसी समूह की किन्हीं भी मांगों को अस्वीकार कर दिया जाए। जो आतंकवादी लोग प्लेन हाईजैक करके कहते हैं भाई ये हमारे उसको छोड़ दो, हमारे इसको छोड़ दो, हम जो है ये करते, बातचीत करके एक प्रकार से वो अपने कैदी को छुड़वा लेते हैं, तो ये नहीं मानना चाहिए। उनकी जो एक प्रकार से वो मांग कर रहे हैं उस मांग को अस्वीकार कर दे। ठीक है, आप जो करना है कर लो, आपकी मांग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब मांग उनकी स्वीकार कर लो तो वो और आगे जब कोई उनका मुद्दा फंसता तब भी ऐसा काम करते ताकि उनकी एक प्रकार से मांग सुनी जाएगी। चौथी बात, बंदी आतंकवादियों को शीघ्र और न्यायिक दंड देना चाहिए ताकि एक प्रकार से जो एक प्रकार से आतंकवादी जो बंद हैं जेल में उनको तुरंत सजा दें, उनको उनके सजा में एक प्रकार से देर ना करें। दंड देने में जितनी देरी होती है, जितनी देर एक प्रकार से उनको मुकदमे उन पर चलते हैं, जितनी देर उनको जेल में रखेंगे उतना ही ज्यादा एक प्रकार से उतनी ही उनकी आतंकवादियों की छूटने की संभावना प्रबल हो जाती है। पांचवी बात, आतंकवादियों, उनके साथियों, उनकी कार्यशैली, उनके वित्तीय और हथियारों के जो स्रोत हैं उनको बारे में सूचना एकत्रित करें और अधिक प्रभावी गुप्तचर तरीकों का उपयोग करके इन चीजों को जान ले और उनको खत्म कर दे ताकि उनका वित्तीय स्रोत खत्म हो जाए। जब पैसा ही नहीं पाएंगे तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। छठी बात, महत्वपूर्ण स्थानों पर निरंतर सुरक्षा उपायों में सुधार करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहलगाम में जब पता है कि भाई ये चीज एरिया जो है एक प्रकार से दिक्कत हो रही थी तो वहां पर और शासन को बढ़ाना चाहिए, चीजों को हमेशा वहां पर चीजें एक प्रकार, जहां पर जैसे वैष्णो देवी में या ऐसे तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं जहां पर लोग जाते श्रद्धालु लोग, वहां पर शासन सिक्योरिटी बहुत टाइट कर देनी चाहिए, परिंदा पर न मार पाए ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि एक प्रकार से वहां पर कोई गतिविधि ना हो पाए। ठीक है, जहां पर पता हो। सातवीं बात, आतंकवादियों से निपटने वाले बलों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे, उनको भी फीस भी ज्यादा दे, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दिया जाए। जो एक प्रकार से आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारे फौज के जवान खड़े हैं उनकी सैलरी भी एक प्रकार दुगनी तिगुनी कर दी जाए और उनको एक प्रकार से बहुत कुछ दिया जाए। उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनको अच्छे अच्छे टेक्निक, अच्छे अच्छे हथियार, सब कुछ उनको एक प्रकार से दिया जाए ताकि वो एक प्रकार से हर चीज को जान पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी दे ताकि एक प्रकार से हर चीज को समझ पाए, जान पाए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं? मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बतलाइए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की विशेष समिति ने मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित करते हुए लिखा, यह अस्थायी और पुनरावर्तन रूप में नशाखोरी की वह दशा है जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिप्रद है। उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक या कृत्रिम रूप से मादक द्रव्य सेवन की पुनरावृत्ति से होती है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, मादक द्रव्य की निरंतर सेवन की इच्छा या आवश्यकता या उसे किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त करना ही एक प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन की क्या है, ये पहली विशेषता। दूसरी बात, ये मादक द्रव्य की मात्रा को निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति, दूसरी विशेषता। मादक द्रव्य के परिणामों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता, यानी कि शरीर और मन जो है आपका बिना उसके मानता नहीं। कहते नहीं कि दिल है कि मानता नहीं, तो दिल है कि मानता नहीं कब स्थिति होती है? या तो किसी की आपको आदत लग जाती, चाहे किसी व्यक्ति की आदत हो, चाहे किसी लड़की की आदत हो, चाहे किसी शराब की आदत हो, चाहे किसी जो है आपको चीज की आदत हो, किसी भी चीज की आदत, आपके पिताजी के पास रहने की आदत हो, माताजी के पास रहने की आदत हो, या फिर आपको किसी अपने परिजन से के पास रहने की आदत हो, अगर उस आदत से आपको कोई व्यक्ति छुड़ा देता है तो आपका दिल जो है वो मानता नहीं, तो इस पे गारा निकलता है कि दिल है कि मानता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से आपको उस मादक द्रव्य से, उस पदार्थ से आपको अलग
करना कहीं ना कहीं पे बड़ा जटिल हो जाता है जब आप लगातार उसको सेवन करते हैं और वो आपकी आदत बन जाती है। तो आदत को छुड़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, इन विशेषताओं के अतिरिक्त व्यापक रूप से इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि लोगों का प्रमुख आकर्षण इसकी ओर इनके प्रभावों के कारण से हो रहा है। यानी कि इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो नशा कर लेते हैं उसके बाद में जो उनका गुनगुना टाइप का नशा होता है, उसी नशे के लिए लोग करते हैं। इसका प्रभाव उत्तेजना के रूप में निहित या मूर्छित अवस्था के रूप में होने लगा है। और जिन लोगों को इनका सेवन करने की एक बार की प्रवृत्ति पड़ जाती है ना, वह लोग इसके द्वारा होने वाली मानसिक, नैतिक और सामाजिक या शारीरिक हानि को नहीं देखते, क्षति को नहीं देखते, कितना हानि हुई है, ये सब ध्यान दिए बिना इसका निरंतर प्रयोग करते जाते हैं और अपने आप को पूरा खत्म कर देते हैं। बड़े बड़े लोग इसमें एक प्रकार से खत्म हो चुके हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मादक द्रव्य व्यसन की विवेचना कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में युवा वर्ग जो है वो नशीले पदार्थों जैसे अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, भांग, एलसीडी और अन्य नशा उत्पन्न करने वाली दवाएं, जड़ी बूटियां, ये सब एक प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं। गांव के लोग तो मान लेते हैं जैसे कि गुटखा उटका चलता है वही सब खा लेते हैं, तो गुटखा उटका कम नशा करता है, मान लेते हैं, उतना ज्यादा उससे कोई व्यक्तित्व ह्रास नहीं होता है। लेकिन हाँ, तंबाकू माकू का ही सेवन कर लेते हैं गांव वगैरह के लोग। लेकिन जो शहरों में लोग हैं, गांजा, अफीम, ये सबसे नीचे बात ही नहीं करते, चरस, ठीक है, ये सब चीजें ग्रहण करते, शराब, मदिरा, ये सब, ठीक है, एलसीडी, अन्य नशा उत्पन्न करने वाली दवाएं, जड़ी बूटियां, इन सभी का प्रयोग इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गया है। प्रत्येक समाज में मादक द्रव्य व्यसन एक चिंता का विषय बना हुआ है, चाहे भारतीय समाज हो, अमेरिका समाज हो, ठीक है, यूरोप हो, एशिया हो, अनेक देश इससे प्रभावित हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि अगर एक बार इस प्रकार के मादक द्रव्य व्यसन की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है ना, तो उसे छोड़ना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। युवकों, विशेष रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं में एक प्रकार से एक अजब सी होड़ है। आजकल क्या है, एक क्लास देते हैं बच्चे, मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, बीएचयू जैसी संस्थाओं में पढ़ा, वहां पर भी बच्चे जो है जाते हैं पढ़ने के बाद में और बढ़िया चाय लेते हैं, टपरी पर बैठते हैं और सिगरेट का एक बढ़िया लेते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं, एक घूंट सिगरेट, एक घूंट चाय, एक बार सिगरेट की पीच अंदर, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें जो है पूरे समाज को खोखला कर रही है और समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब विश्वविद्यालय के बच्चे ऐसा पी रहे हैं, जो है सब कुछ ऐसा चल रहा है। मादक द्रव्य व्यसन का फैलाव आज हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मादक द्रव्य व्यसन का इतिहास काफी प्राचीन है तथा यूरोप, एशिया, सुदूरवर्ती पूर्वी और पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में बहुत पहले से होता आ रहा है। उदाहरण के रूप में भारत में मादक द्रव्यों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसे कि हिंदू ग्रंथों में जो है देवता लोग सोमरस का पान करते, सोमरस मतलब कि एक उच्च क्वालिटी की मदिरा जो होती थी, जो देवता लोग ग्रहण करते थे, उसको सोमरस कहा जाता था, ठीक है, मादक द्रव्य था ये। और भांग का उल्लेख जो है मिलता है, जैसे भांग कहते हैं कि भोले बाबा भांग वगैरह का ग्रहण करते, तो भांग वो खाते थे क्योंकि वो सक्षम थे, वो एक प्रकार से उस अपने शारीरिक चीजों में सक्षम थे। लेकिन आप जो है हड्डी जैसा शरीर है, एक ढांचे के हो और आप जो है चरस फूंक रहे हो, तो ऐसे में आप 1-2 साल में क्या हो जाएगा, आप टपक जाओगे। तो ये चीजें हैं, तो भाई अगर उस लायक आप नहीं तो उसको नहीं ग्रहण कर सकते। भांग को शिव जी का प्रिय पेय समझा जाता है। शिवरात्रि वाले दिन अधिकतर लोग भांग पीते हैं। इस प्रकार कई मादक द्रव्यों के प्रयोग को भारत में कुछ सीमा तक धार्मिक स्वीकृति भी मिली हुई है, जैसे भांग को। होली के त्योहार पर भांग का प्रयोग बहुत सारे लोग जो है करते हैं। साधु संत और महात्मा लोग गांजा, चरस और कोकीन का बहुधा प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं, आप बनारस में देखेंगे तो गांजा जो है फूंकते हुए तमाम घाटों पर बड़े बड़े बाबा जो है गांजा पीते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के, तो ये सब चीजें जो होती हैं, जो गांजा वांजा पीते, तो वो कभी कभी कहते हैं कि भाई जो अघोरी या फिर जो कुछ ऐसे या फिर तमाम प्रकार के जो लोग, कुछ लोग जो तथाकथित लोग, ज्यादा लोग नहीं पीते हैं, बस कुछ ही लोग, ठीक है, तो वो सब एक प्रतीक मानते हैं। भारत में अफीम का उपयोग भी अधिक हो गया है आजकल। कुछ लोग सोने के लिए इसे दवा के रूप में अफीम का प्रयोग करते हैं। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अफीम, गांजा और चरस का प्रयोग जो है काफी बढ़ चुका है। भारत में तो इन सभी चीजों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में या फिर दूसरे देशों में नशे का एकदम से पूरा, नशे खाने के साथ माता पिता बैठे हैं बगल में, खाने के साथ बढ़िया शराब है, जो है दो कवर रोटी खाता है फिर शराब पीता है, ठीक है, इस तरीके चल रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मादक द्रव्य व्याख्या के दुष्परिणाम बताएं। मादक द्रव्य व्यसन के, देखिए मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम, व्यसन कर ले यहाँ पर। मादक द्रव्यों के सेवन से कई प्रकार के, एक प्रकार से हानियां होती हैं, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिक, आर्थिक, नैतिक, तमाम पतन होते हैं। देखिए पहला, व्यक्तिगत विघटन के लिए उत्तरदायी है। मादक द्रव्य सेवन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है स्वयं उसी व्यक्ति पर जो इसका उपयोग करता है, जो इसका सेवन करता है। मादक द्रव्य व्यसन से तो एक व्यक्ति को हमेशा खाली जेब रहना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, कर्जदार वो हमेशा रहता है। दूसरे की नशे की हालत में उसकी चेतना समाप्त होती जाती है।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाशविक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के अस्वाभाविक और अनाचारपूर्ण व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से क्या है, व्यक्तिगत विघटन के लिए उत्तरदायी है। दूसरी बात है, दुखी पारिवारिक जीवन के लिए उत्तरदायी है। देखिए, मादक द्रव्य सेवन पारिवारिक जीवन के लिए भी कितना घातक है और विषपूर्ण है, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और जिसका स्वाभाविक तौर पर अगर देखें बेटा, तो स्वाभाविक तौर पर क्या होता है, स्वाभाविक तौर पर अगर देखें तो जो है इसका परिणाम पारिवारिक तनाव भी बढ़ता है, इससे पारिवारिक विखंडन हो जाता है। मादक द्रव्य व्यसनी व्यक्ति जो होता है, जो मादक द्रव्य को लेता है, ग्रहण करता है, बच्चों के वात्सल्य, बच्चों को प्रेम नहीं दे पाता, पत्नी के प्रेम से वंचित हो जाता है, माँ की ममता और अन्य सदस्य के प्रति सद्व्यवहार इत्यादि किसी की भी परवाह नहीं करता और वो सबको मारता पीटता है, सभी से एक प्रकार से गलत बोलता है। ठीक है, तीसरी बात, स्वास्थ्य पर को प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य आपका खराब ही रहता है हमेशा। मादक द्रव्य के सेवन से व्यक्ति का शरीर भीतर ही भीतर खाली हो जाता है। लोग कहेंगे आपको, जैसे हम पतले हैं, हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि शाम को जो है एक आध बियर जो है हफ्ते में जो है 3-4 बार गुरुजी मार दिया करो और जो है आप मोटे हो जाओगे, आपकी शरीर बढ़िया बन जाएगी। हम कहेंगे बेटा मोटे होने होगा, हम जब चाहेंगे तब मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो है प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण और जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा किस तरीके से यूज करनी है। जब चाहेंगे मोटे हो जाएंगे। मोटे होने कोई मतलब नहीं होता है। मोटे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप मोटे जितना हो जाएंगे उतने ही रोग बढ़ता जाएगा आपके शरीर में। तो स्वास्थ्य खराब होने से व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। इसके साथ साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। चौथी बात, अपराधों में वृद्धि होती है। मादक द्रव्यों के सेवन के कारण से क्या होता है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी हालत में वह अच्छे बुरे का भेद किए बिना एक प्रकार से कुछ कर डालता है। वारुड़ी के बाद, वारुड़ी माने होते हैं मदिरा, वारुड़ी के बाद व्यक्ति सबसे बड़ी मांग उसकी क्या होती है, वेश्या की होती है। यानी कि जब लोग नशा पी लेते, दारू पीता, दारू के बाद में क्या होता है, वेश्यावृत्ति करने का मन करता है उसका। कितनी दुर्घटनाएं, व्यभिचार, अपराध, झगड़े इसी एक प्रकार से दारू की वजह से करते हैं। बारात में आजकल जो मारपीट होती है किसकी वजह से होती है, दारू की वजह से होती है। ठीक है, सोमरस पान की वजह से ही होती है। सोमरस तो देवताओं की मदिरा थी, जो एक प्रकार से नशा नहीं करती थी, बस केवल मनोरंजन के लिए लोग पीते थे। लेकिन आजकल जो है जो सोमरस बना दिया गया है नाना प्रकार के, वो अलग ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के 4 वैयक्तिक कारण लिखिए। देखिए, आत्महत्या एक तो शारीरिक दोष से लोग कर लेते हैं। शारीरिक दोष है किसी व्यक्ति में तो ऐसे में उसको लोग चढ़ाते पिढ़ाते तो लोग कर सकता है। शारीरिक व्याधियां हैं, उस बहुत रोग से ग्रसित है तो भी कर सकता है। मानसिक विकार है उसमें तो भी कर सकता है, यानी पागल है तो कर सकता है। व्यक्तिगत व्यसन कर रहा है तो भी एक प्रकार से उसको दिक्कत हो सकती है, यानी कि वो मादक द्रव्यों का सेवन करा तो भी आत्महत्या कर सकता है। दूसरी, अगला, आत्महत्या के प्रमुख सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, केवन का सिद्धांत एक है, केवन नाम के विद्वान है, एक है मैनेंजर का सिद्धांत और एक है दुर्खीम का सिद्धांत। इन 3 विद्वानों ने आत्महत्या को लेकर के बड़ा काम किया है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। ये कहते हैं, क्या नाम है इनका, जो है इमाम दुर्खीम की, एक होती है अहमवादी आत्महत्या, एक है परार्थवादी और एक है अस्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, वैसे 4 प्रकार की आत्महत्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आतंकवाद क्या है, बताइए भाई। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद जो होता है, आतंक का अर्थ होता है भय अथवा त्रास, जबकि वाद का अर्थ होता है विचार या सिद्धांत। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए या अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का विचार या सिद्धांत ही क्या होता है, आतंकवाद होता है। यानी कि डर का माहौल बना करके अपने काम को करवाना ही आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक आतंकवादी को उसके तत्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य होता है कि भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। पूर्वार्जुन बर्गर ने इस कथन को कहा। अगला क्वेश्चन से निर्धनता को परिभाषित कीजिए बेटा। निर्धनता किसे कहते हैं? देखिए, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। निर्धनता उन वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति का अभाव है, पूर्ति का अभाव यानी पूर्ति की कमी है। उन वस्तुओं की एक प्रकार से आपके पास पूर्ति नहीं हो पाती जिनको आपकी जरूरत होती है, जो व्यक्ति उसके और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसी चीजों की जरूरत, जो जरूरत चीजों की एक प्रकार से वो उपलब्ध उसको नहीं हो पाती, जिससे उसका परिवार और वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी चीजें उसको एक प्रकार से नहीं मिल पाती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोडार्ड ने कथन को कहा था। निर्धनता के 4 कारण लिखिए। देखिए, पहला कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली की वजह से निर्धनता लोग। संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है, एक व्यक्ति कमा रहा है, सब व्यक्ति बैठ के खा रहा है, ये सबसे बड़ी निष्क्रियता है। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी होती है। यहाँ पर एक खेत है, 1 बीघा खेत, उसी में 4 व्यक्ति हैं, चारों के चारों उसी खेत में काम कर रहे हैं। 2 भैंस रखे, उसे 2 भैंस को चारों व्यक्ति खिला रहे हैं, प्रचंड बेरोजगारी है। दूसरी बात, कुटीर उद्योगों का पतन, यानी छोटे उद्योग जो है खत्म हो गए, तो इससे गांव के लोग एकदम से खुले साड़ की तरह है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई काम ही नहीं, तो घूम रहे हैं, निर्धन है। खेती की विपन्नता, खेती भी एक प्रकार से कम हो रही है।
खेती कुछ मिल नहीं रही, खेती में अनाज हो भी रहा तो उसको एक प्रकार से कभी पत्थर पड़ जा रहा है, कभी एक प्रकार से बिन मौसम बारिश हो जा रही, कभी ओलावृष्टि हो जा रही, कभी एक प्रकार से पशु चल रहा है उसको, कभी एक प्रकार से जब खेती में उत्पन्न भी हो गया तो उसका रेट भी गिर जाता तो लोग उसको बेच नहीं पाते सही दामों पर। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से निर्धनता बढ़ रही है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। देखिए, किसी विशेष आधार पर बने सामाजिक समूहों को जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ये अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो सकते हैं और इसके एक प्रकार से भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर सभी प्रकार से हो सकते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की 4 समस्याएं लिखिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक समस्या, पहली बात मनोवैज्ञानिक समस्या है कि ये अपने आप में डरे रहते हैं हमेशा, बिना मतलब के डर कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, ये भाई मुस्लिम का कुछ नहीं होने वाला है बिना मतलब के, और हिंदू राष्ट्र कहां बनने वाला है। तो हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना और मुसलमानों की कट्टरता, ये दोनों कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है इस समय। ठीक है, शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षित कम लोग रहते हैं, जब शिक्षा नहीं रहती है तो एक प्रकार से अल्पसंख्यक, शिक्षा मुस्लिमों में एक प्रकार से बेसिकली शिक्षा का अभाव है, इस वजह से दिक्कत होती है। तीसरी बात आर्थिक समस्या है, पैसा भी कहीं ना कहीं पे कम है। वैसे मुसलमान लोग अब टेक्निकल मामले में ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता भी है, क्योंकि आप देखते हैं इनका संस्कृति अलग है, हिंदुओं की अलग है, तो इनको डर का माहौल भी बना रहता है कभी कभी कि हमारी संस्कृति कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन हाँ, इनकी संस्कृति बिल्कुल खतरे में नहीं है भारत में। भारत में ही सबसे ज्यादा अगर मुसलमान पूरे संसार में कहीं सुरक्षित है तो भारत देश ही है। ठीक है, बाकी जगहों पर नहीं सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति या दलित जाति को परिभाषित कीजिए। अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़े, जैसे नहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक है, डॉक्टर के.एन. शर्मा ने इस कथन को कहा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों और दलितों की 4 समस्याएं लिखें। लेकिन निम्न स्थिति, सबसे पहली बात, सामाजिक संपर्क पर इनकी रोक है। उन किस चीजों को नहीं मिल, मतलब कभी कहीं किसी किसी स्थानों पर इनको रोक लगा दी गई थी, जैसे मंदिर वगैरह में पहले नहीं जाने दिया जाता था, अब तो सब कुछ खुला है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे कोई सार्वजनिक कुआं है तो कुआं में पानी अगर ठाकुर साहब पी रहे, ब्राह्मण साहब पी रहे, तो वहां पर जो शूद्र व्यक्ति नहीं पीता था, चमार व्यक्ति नहीं पीता था। ठीक है, दलित नहीं पीता था, क्योंकि उसको रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अगर वो कुआं छू लेता था तो उसको अपवित्र मानते थे लोग। शिक्षा और मनोरंजन से वंचित भी इसको कहीं कहीं पर रखा गया। इस तरीके से दलितों की ये समस्याएं थी, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इस तरीके से शिक्षा शास्त्र का वीडियो भी प्राप्त करना, तो शिक्षा शास्त्र का भी ऐसे लेक्चर आ चुका है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें मैंने विस्तार से आपको चर्चा कर दिया, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सबका आपको ये लेक्चर आ चुका है। इस तरीके से मॉडल पेपर आपके समक्ष उपलब्ध हो चुके हैं। सभी का पीडीएफ और सभी का लेक्चर आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, जो कोर्स है उसमें ज्वाइन होने के लिए आप मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट करेंगे, उसके अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा 91 61 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। ठीक है, आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज देना है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। क्या? ठीक है, आपके लिए 100 रुपए फीस लगेगी। 100 रुपए फीस में आपको सब मिल जाएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? सब कुछ आपको मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी, वो सब चीजें मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव भी, लिखित भी, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको जुड़ना जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको 5th सेमेस्टर का भी पूरी क्लास जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी 100 रुपए फीस है और सेम यही प्रोसेस है। आप यही करेंगे, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके और सेमेस्टर नाम लिख करके भेज देंगे। 100 रुपए फीस 5th सेमेस्टर के लिए भी है और 100 रुपए फीस 4th सेमेस्टर के लिए भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों एक साथ हम ले तो 200 रुपए लगेगा, नहीं, उसके लिए 50 रुपए की छूट कर दी गई आपके लिए। 150 रुपए में ही आपका 4th और 5th दोनों सेमेस्टर का आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो लेक्चर आपका आ चुका है, ये आपके लिए बता दूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था सभी विश्वविद्यालयों के लिए, और जो कोर्स की व्यवस्था है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा चाहे लिखित हो। जैसे कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा से डीडीयू के लिए बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ सकते हैं, कानपुर विश्वविद्यालय CSJM, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय CCSU, यानी कि इसका पेपर लिखित हो रहा है, इसके बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी डबरू, इसके बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, लिखित हो रहा है पेपर। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे जुड़ सकते हैं।
MJPRU महाराजा ज्योतिबा फूले जो बरेली विश्वविद्यालय है, MJPRU, ठीक है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये बच्चे जुड़ सकते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के बच्चे जुड़ सकते हैं। इसका लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है, रज्जू भैया के। इसके अलावा आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। MSDU यानी महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ बच्चे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय आपके हैं, जैसे कि आपका ये तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है, लिखित हो रही है, 5th सेमेस्टर के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो कोर्स का मतलब ग्रुप बन चुका है, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। 5th सेमेस्टर के लिए भी 100 रुपए फीस है और 4th सेमेस्टर के लिए भी 100 रुपए फीस है। लेकिन अगर दोनों का आप एक साल लेंगे तो आपके लिए 150 रुपए में ही मिल जाएगा 4th का पूरा जो कोर्स है वो, और 5th सेमेस्टर का भी, यानी 4th का कोर्स वही आपके पास मिलेगा, फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में सीधा तौर पर आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाए, मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।